हेलो, बैठो भाई। अब बैठे बैठे एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दो। विकास चौधरी सर, रैंक 23। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? कौन सा बैच है? कब से चल रहा है? यहाँ का ही करो यार, एक ही तो चीज पूछी है। चलो, देखो 2-5 मिनट में मेरी बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आपकी सुनेंगे। ठीक है? तो मैं यहीं का हूँ, जयपुर का ही, और प्रॉपर यहीं से मैं पढ़ा हूँ। और 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें 1010 रैंक रही। मतलब एज आई नो दिस ईयर, जितने मतलब जो हाइक हुई है ना किसी रैंक में, जो उसमें मेरी सबसे बेस्ट है, जिसमें मैं 1010 से सीधा 23 पर हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं पिछले साल एक मॉक इंटरव्यू मैंने देखा था, जिसमें कोई सर थे, शायद वो 1012 के आसपास थे, और उन्होंने लगभग 38 के आसपास या 40 के आसपास रैंक प्राप्त की थी। तो उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई थी मुझे, तो कहीं ना कहीं उसने भी मुझे काफ़ी साथ दिया। और मैं वैसे 2020 से ही इस एजुकेशन में, खास करके आरएएस में लगा हुआ हूँ। और इसमें मतलब जनवरी 2020 से मैंने कोर्स लिया ऑनलाइन मेंस का इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में मैं जुड़ा रहा, और 2021 की वैकेंसी के टाइम में स्प्रिंग बोर्ड से मैंने टेस्ट सीरीज ली। और मेरा एक B2 बैच था भैया का, भैया मेरे साथ ही हैं। तो उनका ऑनलाइन एक्सेस, क्योंकि कोविड महामारी के टाइम संस्थान ने सबको ऑनलाइन एक्सेस दी थी 21 वाले वैकेंसी के टाइम। और उस समय हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ। जब हम देखते हैं आज, हम जो मेंस का सिलेबस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछली वैकेंसी से भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो उस समय मतलब संस्थान में खास करके जैसे मनोहर सर हैं, जो जोधपुर से ही जनरली पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लासें जिसमें साइंस में, मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, और आर्ट्स में भी मार्केट 12th में होम साइंस, ड्राइंग और ज्योग्राफी रही। ठीक है? और वो क्यों रही, सीधा रीज़न था, भाई मेरिट चाहिए थी, कि भाई मेरी उसमें 85% थी मेरी। तो मेरे तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ड्राइंग में 98 नंबर थे आउट ऑफ 100, और ज्योग्राफी में 95, और होम साइंस में 96। तो नहीं होने चाहिए थे होम साइंस में तो, लेकिन थे मेरे। तो हम साइंस में वैसे ही बहुत पीछे हैं, उसमें नो डाउट। तो वो सर मनोहर सर का बड़ा योगदान रहा उसमें, कि मतलब उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद में टेस्ट सीरीज में, जैसे जैसे मैंने बताई कि मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहा, और 2 साल तक मैंने संस्थान में जो कॉपियाँ आती है आपकी वैल्यूएशन के लिए, जो आपको मंडे के टेस्ट लगते हैं, तो उसमें मैंने कॉपियाँ भी चेक किए, इवेलुएट की हैं। अब तो खैर आप नए बच्चे हो, और मैं 1 साल से मैंने होल्ड की थी, क्योंकि अभी फिर मैंने प्रिपरेशन पे ही ध्यान दिया। तो आपके जो पहले के साथी, उन्होंने मेरे सिग्नेचर वाली कॉपियाँ देखी होगी, विकास चौधरी के नाम से। तो मैं 2 साल तक संस्थान की जो कॉपी वगैरह है वो भी मैंने चेक की। और संस्थान के जो इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम था, उसमें मैं जुड़ा रहा। 2021 की वैकेंसी की सारी बातें हैं। 23 की वैकेंसी तक, मेंस लिखने तक, मैं संस्थान से टेस्ट जो सीरीज चल रही थी, खास करके बैच की, और आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, उसकी कॉपियों को इवेलुएट करने में ही जुड़ा रहा। 23 में मैंने जो सिर्फ 3 मॉक दिए थे संस्थान में, उसके अलावा मैं 23 में मैंने मतलब नॉर्मली मैं आइसोलेट ही था। और फिर उसके बाद में जैसे कंटेंट हुआ थोड़ा बहुत, तो वो भी देख लिया। और देखो मेन चीज़ ये है कि जिस तरह 23 के बाद में चीज़ें बदली है ना, तो आप एक सीधा सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप अपने एक सोर्स बनाओगे, लेकिन उसके साथ में आपको 10 सोर्स और ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने भी सेम वही चीज़ें की भाई, सारी चीज़ें मैंने जहाँ से ऑथेंटिक बुक्स मिली, कोई अच्छा कंटेंट मिला, वो अपने साथ साथ मैंने बनाया। हालांकि मेरे लगभग 60 से 70% जो नोट्स हैं, उसका बेस स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट ही रहा है। छोटे सब्जेक्ट उनमें से 3-4 सब्जेक्ट, उसके अलावा हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, ज्योग्राफी हालांकि मैंने दूसरी थोड़ा बहुत बनाया था खुद का, साइंस का मेरा 50% पोर्शन स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट ही रहा। तो नो डाउट, कंटेंट बस आपको एनरिच जरूर करना है। आप पूरी तरह से मतलब इस तरह नहीं है कि भाई मतलब सारा ही, क्योंकि अब एक सीमित होती है ना चीज़ें, हर किसी का अपना एक
एक लहजा होता है, एक तजुर्बा होता है, तो वो अपने स्तर पर पूरी प्रयास करता है, लेकिन कई बार आपको थोड़ा बहुत एनरिच भी करना है भाई, नो डाउट आप विश्वास कर सकते हैं। और देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी बातें रही कि संस्थान से मेरा जो रहा, और कि मतलब अभी वाला इंटरव्यू कॉल भी है, तो लगभग 1 डेढ़ साल से मैं सभी से कटी था और मैं बस पढ़ाई में ही लगा रहा था। तो ये सब बातें रही मेरी वाली। अब कुछ और बातें जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए। देखो, आपसे मेरे से पहले सारे टॉपर आ चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाद में भी आए, लेकिन इस बैच में और बैच में है शायद वो फिर ना। हाँ, तो फिर अभी यहाँ पर देखो ज़्यादा कि भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कितना टाइम देना है, रूटीन क्या होना चाहिए, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा समय देने की बजाय मैं वो चीज़ें करूँ जो मुझे लगा कि मेरे 21 में मैंने 21 बाद में 23 में जो किए, मुझे लगता है मैं वो ज़्यादा आपको बताऊँ। आपको पता है भाई, PYQs देखने होते हैं, नो डाउट पता चलता है कि भाई सीधा है ना कि आज मेरी जो उम्र है मुझसे 3 गुनी एज के मेरे दादाजी है। अब उन्होंने मेरे से दुगनी एज का बीच में जो एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं उनके हिसाब से चलूंगा, है ना। तो कुल मिला के PYQs हमारे परदादा की जी मान लो कि भाई आपने सु पहली का जो अपना बडगा निकलगा, तो वे काहे का पटर निकला, तो इस तरह वो वहाँ पर PYQs होते हैं। टाइम टेबल थोड़ा सा मैं मेरा बताऊं तो मैं क्या अर्ली बर्ड वाला आदमी हूँ। आप प्रॉपर गांव का ही, यहाँ हालांकि अभी थोड़ा पत्रकार का एरिया थोड़ा वेल डेवलप हो गया, तो गांव और शहर दोनों का इकोटोन सा हो गया वहाँ पर। तो मैं सुबह 4-5 बजे उठ के शाम को 9 बजे तक सोने वालों में से था, और मैं आज भी वही हूँ। तो जो लोग, पहले तो अपना स्टडी टाइम फिक्स करो कि भाई आपको लगता है कि मैं रात को पूरी रात पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मैं सुबह से दोपहर या शाम तक का ये जो पूरा 12-13 घंटे का स्लॉट है वो रखना चाहूँ, वो रखो। और दूसरी बात, कई सारे लोगों को मैंने देखा है और उसमें मेरी थोड़ा सा मेरा विचार अलग है। जब हम कई बार बात करते हैं बहुत हार्डवर्क होता है, जब हम बात करते हैं कि सब कुछ छोड़ना होता है, कोई त्योहार कौन है, बेरोजगारी में कोई त्योहार कौन है, कोई कहता है कि सारे शौक मार दो, कोई कहते हैं कि भाई सारे दिन बस पढ़ते रहो, मेरा उसमें बहुत गलत, या फिर यूं कहे मेरा बिल्कुल 90 डिग्री वाला या फिर 180 डिग्री वाला यूटर्न होता है। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई। मैं, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे RS_विकास, वहां पर आपको मेरे 4-5 पोस्ट ऐसी मिलेगी जो अभी की, बाकी सारी पोस्ट में मैं साल में 1 या 2 ट्रिप हमेशा करता था। मेरे जो भी शौक है, क्योंकि उल्टे सीधे अपने शौक है नहीं, मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता। तो मेरे जितने भी अच्छे शौक है, जैसे घूमना, दोस्तों से मिलना, त्योहार मनाना, बडगागन बैठवो, गाँव में फुरवो, वो सब मैंने किए हैं और उसके बाद मैं आपके पास खड़ा हूँ। उसमें भी मैं जयपुर में सबसे टॉप मेरी रैंक है, और जयपुर संभाग होने के बाद भी दिलीप सर से मिला, सर ने तब यही कहा कि आपको डबल बधाई इस चीज की कि आप जयपुर संभाग के हो, किस रैंक पे हो। तो पहली बात, सबसे बड़ी, शौक नहीं मारने अपने, जो अच्छा लगता हो वो करो। हाँ, लिमिटेशन में हो, और 1-2 घंटा, आधा पौन घंटा। क्यों? देखो, इस एजुकेशन के साथ साथ में आपकी उम्र भी तो घटती जा रही है ना। तो कल को 2 साल 3 साल बाद में जब मान लो कुछ ना हुआ, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं दम श्योर हूँ, करता हूँ आपको जो चाहोगे, अगर अंदर पूरी समझते हो ना कि मैं अपनी प्रतिभा से आया हूँ, ना मेरे किसी ने दबाव डाला, और मेरे पास पूरी कैपेसिटी है, तो आप वो अचीव करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है, और 2-3 साल बाद में जब आप पीछे मुड़ के देखो ना, तो आपको कभी जीवन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना मेरी बात। जीवन में आज जो तुम कर रहे हो, आज से 3 साल बाद में वापस पीछे मुड़ो ना, तो किसी चीज का अफसोस ना हो कि मैंने जीवन में वो नहीं किया। भाई हमारी उम्र है, अभी लग गया तो लग गया, इस वैकेंसी में इंटरव्यू कॉल है, मान लो लाग जाता तो लाग जाता, ना लाग तो आगे बढ़ो। क्योंकि ये ऐसा सर्किल है 180 डिग्री जो आपको घुमाया जाएगा, नो डाउट। आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो वैकेंसी इतनी ज्यादा आ रही है इस समय कि बच्चा खुद कंफ्यूज में करा तो करा गए। मैं बीएड कर रखा हूँ, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन है, 22 तक मैंने बीएड की, 22 से 24 मेरी एमए इंग्लिश लिटरेचर से। तो मैंने बीएड इसलिए की थी कि समय मिलेगा तो ऑप्शन बी भी रख लेंगे। भाई साहब, ऑप्शन बी जितना तो टाइम ही नहीं दे रहे। तो इस स्तर पर आपको अपने आप को 3 साल बाद में जब देखो ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं काश वो भी कर लेता। तो बढ़िया हंसी खुशी रहो, बढ़िया घर परिवार, जो भी त्योहार आपको अच्छे लगे मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, एक जो ट्रेनी आईपीएस है, ट्रेनी आईपीएस, वो पर्टिकुलर आईएएस बनते हैं ट्रेनिंग के बिटवीन। मतलब इन उनमें कोई अलग प्रतिभा है जिसकी वजह से वो पहले आईपीएस, और उन्होंने सोचा कि मैं रैंक सुधारूंगा, तो वो रैंक सुधार भी लेते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। उसका क्या रीजन है, किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? जैसे अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, श्रीवास्तव सर करके थे जो आईपीएस थे पहले, ट्रेनिंग के टाइम उनका रिजल्ट आया, रैंक 1 थी, उनकी वीडियो काफी, है ना, उनकी वीडियो काफी वायरल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी आईपीएस होके ट्रेनिंग में होते हुए भी आईएएस निकाल रहा है? बताइए। हम्म।
बिल्कुल। और कोई और कुछ पता है? बताऊं? आप वाला पॉइंट भी अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो इंसान ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कैपेसिटी पता है। अब मेरे को पता है, मैं आज भी अगर दूसरा मुझे पीरियड निकालना ना, मैं 4 या 5 घंटा दिन में पढ़ भी निकाल लूँ। तो वो चीज़ तब डेवलप होती है जब आपको पता होता है कि मेरा दिमाग इतनी चीज़ें इस स्पीड से कैप्चर करेगा, मुझे इतना ही उसको देना है, और उसके बाद मुझे उसको देना नहीं है। आप सोचते हो कई बार कि 4-5 घंटा पढ़ लिया, आप कुछ घुस ही नहीं रहा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। उसका रीजन ये है कि दिमाग हर दिन उसकी अपनी अलग कैपेसिटी डेवलप होती है, और वो उसके हिसाब से चीजें कैप्चर करता है। जब आपको लगता है कि अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अब जब आप उसमें घुसाओगे तो भी नहीं घुसेगा। उस समय आप रिलैक्स रहो, बढ़िया जो चौको लागे वो करो, फिल्मा देखो, अब तो भी यही सर्दिया की रजाई में सो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तब जब दिमाग खुद गएगा, आप अपने आप से नहीं कि दिमाग कह दे कि भाई रिफ्लेक्ट करने लग जा, नहीं। तो इसका रीजन ये है कि वो आईपीएस होते हुए ट्रेनी ये इसलिए सुधार पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतनी मुझे मेरी जरूरत है, और उसमें निकाल लेते हैं। तो बाकी का समय वो बढ़िया अपने कामों में लगाते हैं। कई लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, कई लोग ट्रैवल करते हैं। तो आप भी, मतलब मैं यहाँ कौन करे, बट वो छोड़ दो। बस ये है कि जो अच्छा लगता है वो भी करना है साथ में जीवन में, है ना। आप तो अभी ठीक है, 24 25 25 की रेंज में होंगे। मैं 27 का हूँ, और अभी भी मैं ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि क्या पता मुझे 30 भी लग जाती, तो 32 भी लग जाती, तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। फिर 30 32 में कहीं करूँ मैं, आधा तो खोपड़ी यहाँ तक आधी हो चुकी होती, कोई अंडी ने बाल दौड़ आ चुका होता, फिर मतलब क्या था कुछ करने का। तो यही है कि कभी जीवन में शौक नहीं मारने। रही बात मेहनत की, तो देखो मेहनत जो है ना, एक स्मार्ट तरीके से होना, उसकी कोई होड़ नहीं होती, है ना। एक वही बैल कोल्लू के चारों तरफ फिरता है 24 घंटे 12 घंटे, वही वो या तो पानी के लिए यूज हो, चाहे वो जैसे आप घानी में तेल होता है वो निकाल, उसी जगह आप एक नॉर्मल मोटर लगा दो और उसको भी फिराया जाओ, सेम काम वही कर रहा है। उस बैल को आप बेचारे को कहीं और जगह लगा दो, वो मेहनत तो दोनों सेम करेंगे, बस उसमें स्ट्रेटजी है, स्मार्टनेस है। तो वो डेवलप करनी है अपने अंदर। कभी भी भीड़ चाल में नहीं चलना है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, नहीं। आपको अपनी क्षमताएं खुद को पहचाननी है, ठीक है। मैं अपनी बताऊं, 12th तक नॉर्मल आदमी हूँ, क्योंकि स्कूल भी पास में ही, तुलसी विद्यापीठ स्कूल थी मेरी। 12th मैंने निवेदिता से की थी, बाल्यावाड़ा है, मतलब आगे लाखना रोड है, आपके रिंग रोड के आगे। तो तब तक मैं नॉर्मल था। 11th 12th में मैंने सोचा कि जैसे विराट कोहली और उन सबको देख के, उस उम्र में होता ही है ना कि भाई आई एम विराट कोहली 2.0, है ना, आई एम एम एस डी 2.0। तो मैं भी उसी में फंस गया। 2 साल तक मैंने ग्रासफील्ड एकेडमी ज्वाइन करी। धीरे धीरे मैं कोच में प्रैक्टिस करता था क्रिकेट की। तो 11th 12th मैंने थोड़ा उधर ही 1-2 घंटे उधर ही शिफ्ट किए। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, आपने कौन हालत, क्योंकि वहाँ एक तो वो लेदर बॉल यूज होती थी, और उसके मेरे 1-2 बार लग गई। तो लगने के बाद मेरा इतना गंदा डर बैठ गया कि मैं कैच तक छोड़ने लगा। और फिर वो होता है ना कि सब आपको बुली करने लगते हैं, यार तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तब मेरे को समझ में आ गया कि यार छोड़ देते हैं। फिर दिमाग में आया, मैं छोड़ दियो तो गाँव का अनजान पतोचेगी, वो क्रिकेट खेल बजे जब कहीं खेला, मेरे उस विराट कोहली 2.0 का क्या होगा। मैं कहा यार तो परेशानी, बट फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैंने साथ में पहले एनसीसी ज्वाइन की, नेशनल कैडेट कोर। 3 साल ग्रेजुएशन के साथ मेरा पूरा ध्यान ही वहीं गया। 2021 के मौक में एक संस्थान में बैठा था। अब जो चेयरमैन थे उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें देख के कहा कि मुझे लगता है ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपने एनसीसी की है। मैं कहा हाँ बिल्कुल की है। तो उसके बाद में मेरे कैरेक्टर में, या फिर यूँ कहें कि पर्सनैलिटी में इतनी विविधताएं आई हैं। तो जीवन में विविधताएं भी लानी है इस पर्सनैलिटी में, है ना। यहाँ कौन की सारा दिन कॉपी किताबों में लागे रहो। ये जो मैं मानता हूँ, इसमें मैं इंटरव्यू के टाइम लगभग इस बार में मेरे 5 से 7 मिनट मेरा इंटरव्यू एनसीसी पर चला। और नो डाउट मैं एनसीसी बेस्ट कैडेट रहा हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं। ऑल इंडिया नेशनल कैडेट कोर का एक ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप होता है, उसमें उसी से हम टॉप 5 थे जिनको ओएसडीज मिला, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप। उसका मतलब होता है आपको इंडियन नेवी जो है वो आपको अपना एम्बेसडर बना करके फॉरेन कंट्रीज पे भेजती है। उसमें मैं 5 अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें आपके मॉरिशस, सेसल्स, मेडागास्कर, तंजानिया, इन में देशों में, मतलब मेरा था, केरल तक हम पहुंचे। लेकिन उस समय मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि क्योंकि भाई अब यार इंटरनल जो डिपार्टमेंटल इश्यूज होंगे कुछ, तो हमें मना कर दिया गया कि भाई आप कोस्ट गार्ड की शिप से जा रहे हो, जबकि आप कैडेट हो नेवल विंग के। तो आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की है, ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स की। इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ भी इन बिटवीन द सी कुछ होता है, तो फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब यार मन भी कौन पता वो क्या भी हुआ। बट हमें दिल्ली से लेटर मिला उससे, केरल में जो हमारा यूनिट था वहाँ पर, कि भाई द कैडेट्स हु आर विलिंग टू अबोर्ड ऑन द शिप फॉर 5 अफ्रीकन कंट्रीज आर डिनाइड टू अप्रूव। तो मतलब यार सोच रही है यार ये क्या हुआ।
तो वो अभी भी मैं सोच रहा हूँ, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। तो फिर 2 दिन मैंने सेम टाइम टिकट करी, केरल से जयपुर, 2 दिन मुझे लगे, पूरे दोनों दिन मैं बस ऐसे मतलब रोयो तो हाथ को नर बाकी रही को, मतलब आप सोच के देखो कि आपको भी शायद 2-5 को तो बुरा लगा ही होगा, या बुरी बावड़ा के साथ किस किस को लगा। तो अब सोचो मन तुम्हारी साथ ही, तो बहुत बुरा लगा। बट इन 2 दिनों ने ना मतलब इतना इतना वो कर दिया ना कि अब ये था कि अब मेरी जिद ये थी कि जीवन में मतलब मैं फिर घर आया, मेरे भैया, बड़े भैया महेंद्र भैया, उनका ही B2 बैच था। उन्होंने मुझे कहा कि एक कोचिंग बताई, उस कोचिंग से आप ऑनलाइन कोर्स लो सिर्फ मेंस का। तब से, और उन्होंने एक चीज कही थी कि अब ये कोशिश करना कि सरकार तुझे खुद एम्बेसडर बना के भेजे, अब उतना मुकाम हासिल करना है। मेरे वो तब से वो जिद थी। उसके बाद में मैं लगा रहा, 21 की वैकेंसी, पहला अटेम्प्ट था, इंटरव्यू तक गया, 1010 रैंक रही। उसमें क्या समस्या थी वो मैं बता दूं, इस बहाने आपको भी पता चल जाएगा कि क्या ध्यान रखना है। 21 में क्या हुआ, कंसेप्ट सारे क्लियर थे, सिलेबस 18 16 13 में जैसे आ रहा था ना वैसे ही था, सीधे फैक्ट दी पूछे जाते थे, डालो नंबर लो। फोर्थ पेपर हाई वेटेज हमेशा। 21 में क्या हुआ कि 3 पेपर मेरे अच्छे थे दैट टाइम। मेरे पहले पेपर में 82 नंबर थे, जो दैट टाइम के टॉप 100 टॉप 200 बच्चों के थे, जो अच्छी रैंक में थे। दूसरे पेपर में 86, तीसरे में शायद 82 के आसपास थे। फोर्थ पेपर में आप गेस करो कितने होंगे, कर लो यार, अतरो तो कर लो, है ना, 50, अतरो भी मत मारो, 75 मार्क्स। वहां फिर इंटरव्यू में 50 ही नंबर थे, तो वहां मैं डाउन हो गया। अब मैं था ना 75 नंबर की भी बात बता दूं। देखो होता क्या है, कई बार हम उन चीजों को महत्व देना शुरू करते हैं जिनको शायद जरूरत नहीं थी, और उन चीजों को महत्व देना कम कर देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। वैसे ही मैंने किया। हालांकि 3 पेपर 4 पेपर है तो चारों को मैंने बराबर ही रखा, लेकिन मैंने यही गलती कर दी कि मैंने, चल रहा है ना ये, कि मैंने इसको, पेन का है, हम्म, जैसे देखो 4 पेपर है, और एक पेपर कितने नंबर का है, ये सही है डिस्प्ले पर कलर, ठीक, वाइट ले लेता हूँ। पहला पेपर 200, दूसरा 200, तीसरा, और चौथा। आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले रहे हो जिसमें आपको 600 नंबर के पेपर हर बार मिल रहे हैं। तो अपनी संस्थान की भी टेस्ट सीरीज, सबका यही फॉर्मेट होता है। और कि भाई आपके एक मतलब जैसे फुल लेंथ में तो 200 200 के 3 चले गए, और जो आपके टॉपिक वाइज होंगे उसमें मान लो एक दिन हिस्ट्री आ गई, एक दिन इकोनॉमी, एंड इन साइंस आर्ट, या फिर आपका एथिक्स आ गया, इधर पॉलिटी IR ऐसे आ गए, और एक चल रहा है ये, और इसके कितने 200। मैंने भी यही गलती की, मैं इसी तरह देख रहा था कि यार ये 600 से ये 200, तो ज्यादा ध्यान कौन पर देना चाहिए, यही मैंने गलती करी। तो मैंने इस पे दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, पहला हम तू ले जा 82 जो बहुत टॉप लोगों के थे, दूसरा हम 86 ले जा, और चौथा हम 84 ले जा, और फिर तू ये ले जा 1200। अब अगर यही नंबर ना मुझे यहाँ चाहिए थे कम से कम 120 के आसपास, तो अब ये गलती कभी जीवन में नहीं करनी है। ये जो 3 भाई है ना वो अपनी जगह है, और वो एक अलग भाई ऐसा है जो अपनी जगह है। तो अभी जब भी जीवन में अब आगे ध्यान रखो ना, तो हमेशा इस तरह देखना है चीजों को, समझ रहे हो। आपका जितना टाइम जाएगा ना मेंस को लेकर के, उसमें आधा पोर्शन इसका होगा और आधा उतना ही उसका होगा, ये ध्यान रखना। ये तीनों, इनमें समस्या क्या है कि ये जीके हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल और जनरल साइंस। इसमें आपको कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाएगा जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, नो डाउट। जिसमें आप 23 की बात कर लो, 2023 की, उसके अलावा बारी 25 वाला, कुछ भी पूछा जा रहा है ना। इधर आपको इतनी श्योरिटी है कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है ना, वो आप सिंगल बंदे ऐसे नहीं हो जिसको नहीं आ रहा, या फिर आपसे सिंगल नहीं पूछा जा रहा, वो सबसे पूछ रहा है ये हिंदी। इसमें भी आप अगर ग्रामर की बात करो तो था कि हिंदी की 50 की, और आपने साइंस उसकी इंग्लिश की 20 की, तो ये 70 नंबर ऐसे हैं जो आ रहे हैं तो आपको भी आएंगे, नो डाउट। नहीं आ रहे तो आपको भी नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे तो वो किसी को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 3-4 मेजर जो बुक्स चल रही है, या फिर जो हम रेफरेंस जहाँ से लेते हैं वहां से आपको ये मिल जाएंगे। समस्या निकल के आती है जो बाकी का आपका लगभग 130 मार्क्स का जो पोर्शन रह गया ना, जिसमें आप जिसे हम बोलते हैं एलेबोरेशन या कॉम्प्रीहेंसिव, वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है हमारे ऊपर। और मेरे सबसे कम इसमें, मेरे लगभग मुझे लग रहा है 50 में से 25-30 के आसपास नंबर थे। इंग्लिश में भी अच्छे थे, मेरे को मारा इसने। और मेरे लिए सबसे बड़ी
मतलब यूँ कहें कि थोड़ा शर्म वाली बात है। मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश से की है मैंने, उसके बावजूद मेरा जो 10 नंबर का एक एलोबरेशन आता है इंग्लिश में, जिसमें मैंने लिखा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, उसमें उस बंदे ने मेरे लास्ट में 0 दे के लिखा है द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। ये सोचने की बात है, मतलब इस स्तर पर था मेरा कॉम्प्रिहेंसिव 2021 वाली में। तो उस स्तर से फिर मेरे को लगा कि भाई अब कल्याण मुश्किल आ पड़ो और मारा चक्कर में कोई और को भी रुक लो। तब से फिर मैंने ये पार्शल किया दोनों को कि मेरे लिए तुम भी जरूरी हो, तुम भी, तुम 3 हो लेकिन तुम एक हो, लेकिन मेरे लिए तुम 3 हो, तुम भी 3 हो, या तुम एक हो तो तुम भी एक हो। तब से मैंने पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जिसमें मैंने एक जीके की रखी और एक हिंदी की। जीके मतलब तीनों पेपर की एक, और हिंदी इंग्लिश मतलब एक। और खूब खूब खिंचाई करी है, सच में खूब पढ़ा है, खूब लिखा है। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश थोड़ा आज सुई समझ वाला हो। और उसमें भी मेरे साथ समस्या क्या है, 21 में जो सबके साथ होती है, यार ये 70 नंबर का है, आराम से नंबर ला सकते हैं, संधि तो है लिख दो, उपसर्गी तो है लिख दो, आर्टिकली तो है लिख दो। लेकिन समस्या वहां आ गई कि वहां पर आपको ना तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ना ही आपको ये पूछना चाह रहा वो कि आप, क्योंकि वेरिएशन नहीं है ना। संधि में आपको एक संधि कर दी है ना, कोई सी भी अयादी संधि दे दी, आपको सही लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे एक। लेकिन फिर मैंने ज्यादा ध्यान इस बार मतलब 21 वाली में जो ज्यादा मेरा पूरा ध्यान था ना, वो मैंने आपके ग्रामर पर ही दिया। ये भी मेरी गलती थी, तभी तो मुझे मिला द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। तो इस बार 23 में मैंने सबसे बड़ा काम यही किया कि ग्रामर जो है ना, आप ग्रामर को जीके की तरह समझना थोड़ा सा, कि भाई आगो तो आगो, ना है तो ना सही। आपको तैयार हमेशा रहना है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, जिसमें आपका 20 नंबर को निबंध, 10-10 नंबर के 2-3 लेटर, एक पल्लवन, ये हिंदी का, और एक ट्रांसलेशन है ना 10 नंबर वाला। उसके बाद में इंग्लिश में सेम वो एलाबोरेशन, पैराग्राफ, लेटर, और आपका प्रेसी राइटिंग, दोनों प्रेसी उसमें भी, पल्लवन हिंदी में संक्षिप्तीकरण। तो इस पोर्शन पे ध्यान रखना है। क्यों? ये पोर्शन आपको हिंदी में ही नहीं बल्कि आपको इनमें भी काम आएगा। कैसे काम आएगा? कि भाई लिखने की कला वहां जब आ रही है ना आप में, यहाँ पर भी आपको चाहिए होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर इंटरव्यू की बात आती है, हालांकि इंटरव्यू के समय तो चीज़ें आप बहुत समझने लगोगे। इंटरव्यू में मेरे साथ समस्या क्या हुई कि जैसे एक बात होती है कि इस रूम में कितनी एलईडी लगी हुई है, इसके अलावा देखो दे फटाफट पहचान। अच्छा, ये किस किस को पहले से पता था मेरे पूछने से पहले? कभी जब अंदर आया तो क्या उसने कभी देखा होगा ठाला टाइम की भाई कत्ती एलईडी ला रही? हाथ करो एक बार। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप एलईडी देखने थोड़ी आए हो यहाँ पर। उसमें, है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक कहेगा कि नहीं ये सही है, आप कॉन्शियस रहो, आपको पता होना चाहिए एलईडियाँ कितनी है, लाइट्स कितनी लग रही है, पंखे कितने हैं, कैमरा कितने हैं, ऑपरेटर कितना है, पेन कितने हैं, बोर्ड कितने हैं, वो सही है। लेकिन जब इंटरव्यू में आप जाते हो ना, तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है? कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं हमारी 21 में बताऊं भाई, मन सब याद छो, मेरा कितना बड़ा रूम था, घड़ी कहाँ लग रही थी, टेबल का रंग कौन सा था, 4 पैनलिस्ट थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे, मैं किस पोजीशन में बैठा था, मेरी और उनकी टेबल के बीच में कितना गैप था, और फिर मुझे नंबर मिले 50। मैं पूछू कोई नहीं यार यहाँ कहीं करे हमारे साथ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो तो थारी साथ कर दिया जो कर दिया, तू बाकी साथ कहीं कर रहे हो। मगर मैं तो यहाँ बताया तो कि ये नहीं करना होता। तो मतलब फिर मुझे समझ यार बात तो सही है, मतलब मुझे सब इतना पता है तो इसके लिए मैंने टाइम कब निकाला होगा वहां पर, कि मुझे इतना कुछ पता चल गया। मतलब मैं जब वो मुझे कुछ पूछ रहे थे मैं तभी उनसे मतलब बाकी बातों पर हमारा आंखें जरूर बंडी जी बढ़िया, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तभी तो मुझे पता चला कि भाई इतना सब क्या है। उन्होंने कहा यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है इंटरव्यू के लिए, आपको जहाँ था ना कि आंख और कान खोल रखो, तो वो रखना है। और डेफिनेटली इस बार मैंने वही रखा। हालांकि आज तो मैंने अब की बार भी से कि भाई गड़ी कोड चीर का है, लेकिन ये है कि मतलब उनकी बातें मैंने ध्यान से सुनी, तो ये ध्यान रखना। हालांकि इंटरव्यू तक अभी टाइम है, और नो डाउट आप इतने फ्लश हो जाओगे, मतलब इतनी पूरी बढ़िया शानदार तरीके से कि आपको चीज़ें इतनी सोचनी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बात थी। और फिर आंसर राइटिंग की बात करता हूँ मैं। नो डाउट देख लो, मतलब जी हाँ खैचन की भाई एक होना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप भी, एक चीज़ होती है ना कि जो मुझ में सबसे कमज़ोर है मैं उसको इतना मजबूत कर लूँ कि कोई मतलब टक्कर में ही ना हो। मानते हो?
तो बस आज भी सोचो कि भाई मारम कहीं समस्या है, मैं सिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे पढ़ने में कोई समस्या है, मुझे याद नहीं हो रहा, ये जो भी आपको लगे ना उसको इतना मजबूत कर लो कि भाई वो आपको खुद को क्वेश्चन आप खुद अपने आप पे सोचने लगो, ये सच में हो सकता है क्या। जब मैं हमारी बताऊं, मेरी आंसर राइटिंग बहुत मतलब मुझे पता है कि अब जैसे इतने बड़े कंपटीशन में आप इस रेंज पे मतलब मुझे पता है उसमें, तो अब तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरी आंसर राइटिंग कैसी। नो डाउट मुझसे ऊपर जो 22 लोग हैं या मुझसे नीचे भी जो उनकी भी बहुत अच्छी होगी, बट मैं इतना श्योर हूँ कि जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे पता है कि वो मैं ही लिखूंगा, और वो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें जो मार्क आएंगे ना वो उन टॉप में से होंगे जो अदर के आएंगे। तो आंसर राइटिंग इज द मस्ट। ओके। अब मुझे जैसे मैंने खुद यूट्यूब बनाया था, कई सारे लोगों की डिमांड थी भाई कि मुझे खुद को इन चीज़ों में थोड़ा यही रहता है कि भाई, बट मुझे किसी ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा नाम से कोई और बनाएगा कल, फिर फालतू में कुछ उल्टा सीधा, तो इसलिए मैंने बनाया। तो बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी एक तो भाई इतना टैलेंटेड मतलब वो होता है ना, कितने तेजस्वी लोग हैं देश में, सर मेंस में आंसर राइटिंग का कितना रोल है, ये मुझसे पूछ रहा है। अब यार मैं सीधा जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी मैं उसने इतना ही कहा कि जैसे सांस लेने मतलब जिंदा रहने के लिए सांस और शरीर को चलते रहने के लिए भोजन मतलब फूड की आवश्यकता होती है ना, उतना जरूरी है आंसर राइटिंग। तो उसकी क्या है, आप में से कितने लोग आंसर राइटिंग करते हैं डेली। ये गलत बोल दिया ना लास्ट पर, डेली तो करता ही कौन है ना, माई फॉल्ट, बिग मिस्टेक, है ना। ये कौन करता है डेली बताओ देखिए। क्या क्या करते हो आप, कितने पेज, क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। ओके, 2 5 10 ऐसे 3 सेगमेंट बना के ना। तो अब देख लो थे, सबसे बड़ा रीजन था कि सामने से अब लगभग मैं स्ट्रेंथ तो इतना एक्यूरेट होनी 500 आसपास होंगे बच्चे भी, ज़्यादा ही है ना। इनमें से मात्र एक इन्होंने कहा है कि मैं डेली आंसर राइटिंग करती हूँ। इस बार फॉर्म कितने भरे थे आ रहे इसमें, मेंस कितनों का था, इंटरव्यू कॉल कितने का हुआ है, आप किस में हो बाकी, 6 लाख में जो 20 में या 2500 में। देखो मतलब इतने ईमानदार लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ हो तो उसी में, लेकिन अब किस में होना है आपको। वो मैम जैसे उन्होंने आंसर राइटिंग की वो रोज करते हैं, इसी यही है डिफरेंस। संस्थान में भी इतने बैच चल रहे हैं, बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं, 6 लाख या 8 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से लास्ट आपको वही 900 ही बच्चे मिलेंगे। रीजन क्या है वो आपके सामने है, मुझे अब शायद इस बिंदु पे तो आगे बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग इज द मस्ट, और डेली आंसर राइटिंग। सुबह भाई वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, रोटी खाओ, सोवो, गप्पा मारो, क्लास ले, पढ़ो, तो फिर आंसर राइटिंग क्यों छोड़ रहे हो। अब उसमें एक समस्या है सर, तो थोड़ी है ना, 19 20 तो फिर भी चलता है, इतना थोड़ी होता है। तो उसका देखो क्या होता है कि जैसे मैं मारी बताऊं, तो आंसर राइटिंग की बात करते हैं। देखो अब से आपको जो करना है वो मैं थाने बता दूं फटाफट। ये 2 पेज है, कॉपी रखनी है रफ कॉपी, ईबा ने थोड़ा रफ कॉपी वाला होगा भी उठ बला जली कॉपी, रफ कॉपी रखनी है। जो जो पेपर जैसे हमेशा से करते हैं, जो मैथ की एक्सरसाइज के लिए रखते हैं वो, उसमें ये 2 पेज है फ्रंट के। इसमें जो फर्स्ट पेज है वो विद्या की, विद्या माता बेणी छोड़ दो, उसके अलावा दूसरा और छोड़ दो। जो नेक्स्ट फर्स्ट पेज है ना, आज उसकी उसकी कल आज 30 तारीख होगी ना, मैं कल का टारगेट दे रहा हूँ इसलिए 30 लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद में एक, नहीं 31, उसके बाद में एक, ये 2, ये हो गया आपके रोज के 2 पेज। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आज पूरे दिन में जो भी आपकी क्लास लग रही है, जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, खुद अपने अलग अलग संस्थान से सर कोई भी दे कुछ भी दे आपसे, उससे अलग आपको खुद के आंसर क्वेश्चन लिखने हैं। इसमें पहले 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें छोड़ो 4 लाइन कति, फिर 2 को लिखो, फिर छोड़ो 4, फिर 2 को लिखो छोड़ो 4, अब इसमें फिर लिखो 5 को, कति लाइन छोड़ो 8, ठीक है। फिर आपके पास स्पेस बचेगा, फिर छोड़ो 8। इस पहले पेज में 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे जाओ और इम लिखो 10 नंबर वाला क्वेश्चन, और वो पूरा होना चाहिए। सुबह उठो, मैं मेरी बताऊं, किसी कोई वॉशरूम बिना सिगरेट पिए नहीं जाता, कोई बिना चाय पिया कौन जा, मैं ऐसा आदमी था, अब तो कर क्यों हूँ, जो बिना आंसर राइटिंग किए नहीं जाता था वॉशरूम, मतलब मेरा दिन ही इसी से शुरू होता था। तो ये आपका भी होना चाहिए। कोई को दिन अगर 12 बजे भी शुरू हो रही हो ना दोपहर का, तो वो भी यही करना कि भाई
उठते ही आपने रात को जो भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, उनके आंसर लिखो। उससे क्या होगा, मान लो फिर रात ने 10 बजे सो रहे हो, 10 से लेकर सुबह अगर 6 बजे भी उठ रहे हो ना, तो इसके बीच में अगर कम से कम आपके दिमाग में जब भी आंख खुले 5 बार आपके दिमाग में ये प्रश्न घूमे ना कि यार मैं प्रश्न लिखे तो सुबह भी क्या लिखूला मैं, 5 बार भी, आप समझो आप उन 2500 के अंदर हो। ये आपकी अंतरात्मा ही आपको इतनी शक्ति देगी कि भाई आप अपने आप समझने लगोगे धीरे धीरे कि भाई कि हम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप जब सोओगे उसके बीच में आपका दिमाग 5 बार स्ट्राइक करेगा कि आपने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, फिर आप धीरे धीरे सोचने लगोगे कि इसका आंसर ऐसे में लिख सकता हूँ, इसका आंसर ऐसे में लिख दूं, इसका आंसर ऐसे में। ये करो, कंटिन्यू रखो, ये क्लासेस चल रही हैं है ना, उसके बाद में पूरा इसी तरह शेड्यूल चलेगा। एक दिन पहले क्वेश्चन लिख लो और पूरी रात या दिन में दिमाग के अंदर घूमने दो उनके कि भाई किस तरह मैं फॉर्मेट करूं। फिर लास्ट में जब अपने मंडे को चल रहे हैं ना टेस्ट शायद बैच वाले, अच्छा 10 दिन पर है अभी है ना। हाँ, क्योंकि सर भी समझ गए ना कि तेज इतना आप लोगों में कि आप 10 में देना पड़ेगा। पहले 2 साल 1.5 साल पहले तो वीकली होते थे, क्योंकि वही है ना, जब इतने में से एक बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है तो फिर वो रिदम इतना कम है, तो वो फिर टेस्ट दो 10 पर। तो ये शेड्यूल बनाओ, आधा घंटा लगेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपको एक तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज। क्या मैनेज करना है, मैनेज करना है टाइम, मैनेज करना है प्रेजेंटेशन और स्पीड। ये आप धीरे धीरे सीखोगे। ये चीज़ें जहाँ लैंग्वेज के लिए हम कहते हैं ना, जैसे मैं एमए हूँ तो हमारे सबसे बड़ा कोट ये होता है कि लैंग्वेज आप जो हैं, एक होता है बचपन से सीख लेते हो वो है, और अगर आपको जीवन में दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करना है ना लाइफ में, तो आपको दूसरा है तो जीवन लेना पड़ेगा, तो इतना लंबा समय देना पड़ेगा जिसकी ओर नहीं है। अब यार 3 साल में क्या हुआ मुझसे, जब मुझे आखिरी में यही लिखने को मिला कि द कैंडिडेट हैज़ नॉट अंडरस्टूड द थीम। इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है ना वो बहुत लंबा टाइम लेती है। उसी तरह ये आंसर राइटिंग, ये भी क्या है, स्किल है। जब हम बात करते हैं, एक होता है आर्ट और एक होता है आपका कल्चर। कल्चर चलो छोड़ो, आर्ट का मतलब है कला, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। और वो आर्ट कब डेवलप होगी, जब आप रोज ये चीजें करोगे। 15 दिन कर लो, महीना कर लो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको खुद को लगने लगेगा कि भैया अब ये मत पूछो कि इसी पे ध्यान क्यों, आपने प्री का तो कुछ बताया ही नहीं। तो प्री को तो मैं खुद का ही बताऊं, इस बार मारे 75 नंबर आया यार, तो मैं क्या बताऊं प्री का, तो मैं खुद डार्क जोन में था इस बार। तो प्री मेरी में अपना एवरेज ही रहा है, और इसमें ज़्यादा ना तो किसी को भावुक होना है ना परेशान, कि प्री वैसे ही क्वालिफाई है तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों को देखना है। और प्री के लिए मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। प्री में मथन एक बात बता दूं, वो मेंस में भी है और प्री में भी है। क्या, वही बात कि जीवन में उपयोगिता हर किसी की होती है ना। एक मक्खी भी मेरे आसपास फिर रही है ना, तो वो भी या तो जर्म छोड़ रही होगी जर्म्स, या फिर ले रही होगी। एक मच्छर मुझे काट रहा है ना, वो कहीं और भी उसका जो जहर है वो खत्म कर रहा होगा। एक छिपकली हमें दिखने में बुरी लगती है, लेकिन वो जितने भी जर्म्स है या मच्छर उनको खाती है। तो देर इज न, मतलब होता है ना कि भाई यहाँ पर कोई यूजलेस नहीं है। तो उसी तरह प्री और मेंस हर जगह अपने जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उनको बराबर वेटेज देना है। जिस तरह अपनी फैमिली में 2 भाई हैं, एक मम्मी और पापा, चारों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना, और चारों को सेम अहमियत देनी है। उसी तरह हमेशा अपनी जो मतलब खास करके प्री की बता रहा हूँ मैं, जितने भी सब्जेक्ट है सबको बराबर रखना है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे पॉलिटी हो चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो चाहे ज्योग्राफी हो। हर सब्जेक्ट को बराबर जो है आपको पोर्शन में ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है कि 10 लोग हैं। अब मैं अभी लास्ट मैंने एक बरोट का ट्रिप किया था हिमाचल, जस्ट पिछले ही महीने अक्टूबर में, रिजल्ट शायद इंटरव्यू के बाद में अभी 2 अक्टूबर ने आयो मैं। हम 5 लोग जाने वाले थे और आखिरी में गया मैं एक अकेला। क्यों, क्योंकि आखिरी में कोई ना कोई छूट जाता है। तो उसी तरह हम जब पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब वो कुछ ना कुछ हमारे साथ कर देता है, या तो वो मतलब हिला देता है हमें। उसका सॉल्यूशन क्या है कि या तो अपने आप पे इतना बिलीव रखो कि मैं कर लूंगा, और दूसरा सारे सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। रीजनिंग मैथ प्री का बता दूं मैं, जिस तरह मेंस में आंसर राइटिंग इज द मस्ट, प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट इज द मस्ट, करंट अफेयर एंड आपका इकोनॉमी सर्वे। हालांकि अभी पेपर इस तरह के ही बन रहे हैं कि करंट अफेयर भी थोड़ा सा ऐसा लगता ही है कि न मामा सु काणो मामो ही चोको। तो ये 2 हो गए, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको आज से ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मैं खुद बीए से हूँ जैसे, तो मेरे एवरेज 5-1% सही है जैसे मैथ में, बट 5 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि मैं 7 या 8 नंबर बढ़ा लेता हूँ अपने, और मेरे कट ऑफ में वो उतना ही फर्क रहता है ना। मैं भी कट ऑफ में आज दूर मतलब झूलता रहूं। तो इसलिए इन 4 सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान रखना है।
अब करंट अफेयर तो हालांकि 6 महीने पहले का पढ़ना होता है, उसमें आप ढिलाई कर सकते हो। इकोनॉमी सर्वे में भी थोड़ा कर लो, उनका टाइम आप रीजनिंग और मैथ को दे लो। रीजनिंग भी अच्छा सब्जेक्ट है, 5 6 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले आते हैं उससे। अब आप जब लगभग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, कथन निष्कर्ष अजम्पशन एंड वो सब, उनमें जब आपको लगेगा ना कि मैं 70 से 80% एक्यूरेट होने लगा हूँ, दैट टाइम मान लेना आपका प्री निकल जाएगा, कि वो कोर होते हैं आपके कंसेप्ट वाले। पहले वो पाइप फूट गया, अब आप क्या करोगे, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये वो आपके जो आपने जो अब तक कंसेप्ट सीखे हैं ना, वो उनको बताता है। तो उन पे कमांड शुरू करनी है। वो 5 क्वेश्चन आते हैं शायद रीजनिंग में, वैसे 5 से ज़्यादा ही मानो। तो प्री के लिए, हाँ प्री के लिए ना अभी से थोड़ा ध्यान रखना, प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस है। और उसमें भी आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग देखनी है कि भाई रोज करो। मेरी यही बात रखना, जब सुबह उठने से शाम होने तक सारे काम कर रहे हो तो आधा घंटा में कहीं है जा। जब आप शुरू करोगे ना तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन समय के साथ आपका टाइम बहुत बचेगा। अब एक मैं टाइम मैनेजमेंट की बात बताऊं, उसमें क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि भाई कितना टाइम दे, ये 2 नंबर का है, 5 का और 10 का है। मैं मेरा बताऊं, एवरेज मुझे इसमें 2 ही मिनट लगती है। एवरेज मुझे इसमें 5 से 6 ही मिनट लगती है, और मुझे इसमें 10 से 12 मिनट ही लगती है। तो ये जो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे पास मेंस में लास्ट में कम से कम 5 से 10 मिनट बचती थी। और इस बार की कॉपियां तो देखी होगी, इतनी छोटी छोटी लाइन दी है, दबा के पेज छोड़ रखे हैं, कम से कम शायद मेरे हिसाब से 30 या 40 लाइन है 10 नंबर वाले में, जबकि 19 18 आती थी पहले। तो वो सब कब बना, जब आपके पास स्पीड होती है। स्पीड कब डेवलप होगी, जब आप रोज लिखोगे। ये मतलब मेरी तरफ से मैं जो था ना बता रही हूँ, ये सबसे जो टॉप है ना वो स्पीड है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप 2 में कंप्लीट करो, 5 का 5 से 6 में, और 10 का 10 से 12 में। ये जब अचीव कर लोगे ना, तब इतना श्योर हो जाना कि चाहे मुझे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, चाहे मेरा कुछ हो या ना हो, मैं पेपर खाली नहीं छोड़ूंगा, मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेजर है कि भाई आप टाइम किस तरह मैनेज करें, और ये कब डेवलप होगा। और हाँ, ये इसी तरह होगा। बाकी आंसर नोट्स खुद बनाया करो, जो है ले आप तो उनको भी अपने हाथों से बनाओ। उससे क्या होता है, आपके हाथ फ्रिक्वेंट होते हैं। मेरे जो मैं पहला नोट्स बताऊंगा, जब मैं ज्योग्राफी का आगा बनाया, मन खुद ने शर्म आओ जान, मैं लखो दी अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पहली बार होता है। हम बड़े बड़े चौड़े चौड़े काफी मोटे मोटे ग्रंथ बना लेते हैं। तो वो क्या करो, जैसे अभी यहाँ पे लिखे जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि इनको भी आप घर जाके थोड़ा सा शफल, मतलब थोड़ा सा पास पास में इकट्ठा करने की कोशिश करो। अभी से थोड़ा डेवलप करो। एक शॉर्ट नोट्स वाला आता है, तो भाई ईमानदारी से मैं खुद भी कौन बनाया कभी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक बार पढ़ लूँ, 2 बार पढ़ लूँ, फिर तीसरी बार आओ जी वो कहीं को से, क्योंकि वो समझ ही नहीं आते ना, इतना इतना कंसेप्ट हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप चीज़ों को स्टेटमेंट वाइज मत लिखो, आप सीधा फैक्ट पे फैक्ट लिखो, और खुद के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लो। एक मैंने एक अपनी टर्म निकाली थी, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, तो वो कर सकते हो। उसके अलावा और बताओ, कोई कोई समस्या और बताइए। माइक। गजब यार, ते तो आज से ही पर्चा दे वाला आगा मन। किसका था ये? ऑनलाइन चाहते हैं क्या? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट कंटिन्यू कैसे बने रहे, जैसे अभी क्लास में बने हुए हो, क्यों? बाकी ऑनलाइन वालों, मेरे आपके लिए हमेशा से ही जो है एक मतलब यहाँ है ना कि क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन वाला हूँ, ये सच में। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट दिया था अपना पहला, ही आपने शायद देखा होगा। उसमें एक दो ने कहा बड़बोला लग रहा है, ज़्यादा फेंक रहा है। तो वो सबकी अपनी अपनी है समझ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं खुद जो है ऑनलाइन ही रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही की है। अब बात से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कंटिन्यू कैसे बने रहे, देखो इसमें दो चीज़ है। या तो आप सर्विस में हो पहले से, आपको टाइम कम मिल रहा है, या आप ऐसे हो जो पूरी तरीके से मतलब पढ़ाई ही कर रहे हो। तो देखो मैं कहीं जवाब दूँ यार। देखो कंटिन्यू का इस तरह है, सर इससे पूछो ना, मतलब पूरी समस्या तो बता, कि मतलब क्या कंटिन्यू कैसे, मतलब आंसर नहीं लिख पा रहे, क्लास नहीं ले पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, या फिर नोट्स नहीं बना पा रहे, क्या बात है? हाँ आप बताइए प्लीज। सर जो टाइम मैनेजमेंट है शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कैसे फिक्स करें? जैसे सर मेरा मॉर्निंग में जगने का जो 4 बजे का रहता है जगने के लिए, परफेक्ट। तो थोड़े सर दिनों में इधर ही आने वाले हो, टेंशन मत लो, सच में आई बिलीव। सर लेकिन मतलब जो मेन दिक्कत होती है ना मेरे साथ, अब सर जैसे सुबह मैंने मतलब उससे सोने से पहले फिक्स कर लिया कि अगले दिन जो ये पढ़ना है। हम्म। सर जैसे 4 से 6 में ले लिया कि हाँ मतलब वैसे फिक्स कर लिया 2 2 घंटे हाँ टाइप सर, ना, हाँ। सर या फिर 1 घंटा दे दिया एक सब्जेक्ट को। लेकिन सर सबसे बड़ा मेन इशू क्या आता है कि जैसे सर सोया ना, तो सर उसका मतलब जो
शेड्यूल जो है ना प्रॉपर ढंग से वो मतलब चल नहीं पा रहा है एक्चुअली में, दिक्कत तो सबसे बड़ी। और सर दूसरी चीज जो मेन आंसर राइटिंग है, तो सर मैं मतलब जैसे सर 1 या 2 दिन हुए ना, तो हम्म। उसके बाद सर पहले मैं पढ़ूंगा उस चीज को, फिर उसके बाद आंसर लिखने का उसका ट्राई करता हूँ खुद की लैंग्वेज में। ठीक है। तो सर लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सर बहुत सारी वो चीज़ें हैं ना, मतलब कि छूट जाती है लिखते टाइम। और सर बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, मेरे एक्चुअली पहले ऑनलाइन था, और मेरे एक और मतलब इसकी इंजीनियरिंग की भी कोचिंग चल रही थी पहले, तो सर वहाँ से फिर छोड़ के फिर मैं ऑफलाइन आया, तो सर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बायो हो गया, सर वो छूट गए। तो सर उसको कैसे कवर करो सर? दूसरी चीज एक और करंट अफेयर जो है ना, हम्म। सर खुद से पढ़ रहे हो तो सर वो मतलब वो कैसे उसके अंदर करे? अब एक ये लास्ट वाले से शुरू करते हैं, है ना। ये मेरी बात उनके लिए है जो जनरली सेल्फ स्टडी की मतलब सोचते हैं, या फिर कि भाई शुरुआत से ही मैं सेल्फ स्टडी करूं, बैठ जाओ, या फिर मतलब कि कोई भी चीज़ मैं किस तरह उसको मतलब शुरू करूं, मतलब गाइड करूं। तो इसमें देखो क्या होता है कि हमें कई बार सेल्फ स्टडी अपने आप में बेटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका लास्ट वाला क्वेश्चन वापस रिपीट करो यार, मैं भूल गया। हम्म। ठीक है। हाँ, मतलब थे बाकी तो 500 सारा एक यही प्री नहीं निकाल पा रहे ऐसा? नहीं मतलब आप सबके तो कंसेप्ट क्लियर है ना, बाकी इन्हीं को समस्या है, तो सुन तो लो यार उसकी। हाँ बताइए। हाँ मैं समझ गया ना, यही है। ये तो करंट अफेयर का कह रहे हैं, कंटिन्यू भी करने की जरूरत नहीं है, जब सर करवाएंगे तब पढ़ो, वैकेंसी के टाइम पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने पहले से शुरू करना होता है, लगभग 8-10 महीने का जो भी है, तो उस समय आप कर सकते हो। दूसरा आंसर राइटिंग का, ऐसा ही ना कि भाई मैंने पूरा आंसर लिख दिया, अब लगता है यार ये भी मैं लिख सकता था, ऐसा कुछ। हाँ। हम्म। हाँ। लैंग्वेज। हाँ। वो अभी लगेगी, टेंशन मत लो, अभी लगेगी, शुरुआत में लगेगी, बट धीरे धीरे सही हो जाएगी। उसके अलावा बैठो, उसके अलावा आंसर राइटिंग में जैसे आप जब शुरुआत में लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई कुछ छूट रहा है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, तो वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। जब पहली बार कोई चीज़ लग जाएगी ना कि मैं ऐसे लिख सकती थी, तो डेफिनेट है ना दूसरे टाइम में आप वो लिख दोगे। तो आंसर राइटिंग का वो है। पहला है शेड्यूल वाला। शेड्यूल में ज़्यादा मत सोच के चलो, क्योंकि पता तो भविष्य का वैसे ही नहीं है ना, अब आगे 1 मिनट का ही। तो सबकी अपनी अपनी है, कई लोग बनाते हैं शेड्यूल कि भाई अगले 5 दिन में मैं ये पढ़ूंगा, अगले 2 दिन में ये। उससे पॉजिटिव बहुत है, लेकिन नेगेटिव सबसे बड़ा ये है कि अगर वो नहीं होता ना, तो फिर आदमी खत्म हो जाता है यार, तेरे से इतना सा ही नहीं हो रहा तो तू नौकरी तो क्या लगेगा। तो इसलिए आप रिलैक्स रहो, आपको एनी आऊ ना, मतलब लगभग लगभग 10 12 13 घंटा निकालना चाहिए। और वो कहाँ होने चाहिए? वो होने चाहिए जिसमें हाथ में आपके पेन हो और सामने कॉपियां नोट्स, उसमें आप कुछ ही करो, चाहे चाहे आप पढ़ लो, चाहे आप आंसर राइटिंग कर लो, चाहे आपको डायग्राम बना के फॉर्मेटिंग कर लो, प्रेजेंटेशन कर लो। तो ज़्यादा लंबा नहीं सोचना, नहीं बन पा रहा कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करना है अपने आप को, ये ध्यान रखना। नहीं हो रहा मत है, खत्म। मेरे से हिंदी की ग्रामर में शब्द युग्म आज भी याद नहीं होते मेरे को। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है ना, मैं सार्थक कहीं मैं निरर्थक ही नहीं लिख पाता। तो जब भी जो चीज़ लगती हो ना कि परेशान कर रही है, मत दो ध्यान। आप खुद पाओगे 10-20 दिन में वो खुद ही गिले में आ जाइए। ऐसा होता है, लगता हो कि नहीं मेरा शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा, मत बैठ, बस मुझे लगभग 12-13 घंटे निकालने हैं, जिसमें मेरा आधा पौन घंटे का आंसर राइटिंग और बाकी की पढ़ाई, अपने आप बैठने लगेगा। और मैं ऐसे पढ़ता था, मैं 4-5 सब्जेक्ट कंटिन्यू रखता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो बोरियत आ ही जाती है ना, कि भाई मैं पूरे दिन अगर एक सब्जेक्ट लेके बैठूँ तो लास्ट में आते आते खत्म हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं एक घंटे का गैप, मतलब हर सब्जेक्ट 1 घंटा, जैसे पॉलिटी पढ़ ली, दूसरा 1 घंटा हिस्ट्री, इस तरह एक डाइवर्सिटी भी बनी रहती है। तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या हुआ सर? अब थोड़ा सा ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं, क्योंकि भाई मैं तो खुद भी पीरियड हूँ। तो एनसीईआरटी का कुछ बता दीजिए हिस्ट्री के लिए। देखो अब तो एनसीईआरटी तक ठीक था, हिस्ट्री लगाते ही अब जब मन दोहराए में डाल दिया, अभी वो सर मतलब उस बारे में सर ही समझते हैं। बाकी मैं हमारी ईमानदारी से बताऊं भाई, था कि सोगन मैं खुद एनसीईआरटी कौन पढ़ी भाई, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पढ़ के सभी लग जाते तो फिर समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं खुद भी कौन पढ़ी। मेरा सबसे मजबूत हथियार था मेरा, ये तो डिजिटल पेन है जो मेरा था, वो पेन, उस पर विश्वास रखो, सब सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, बस अपने हाथ पे और अपने कलम पे। बाकी एनसीईआरटी में मैं और मेरे भैया
कोरोना के टाइम 21 की वैकेंसी के टाइम लेके आए, अत्तो बड़ो बंडल उठा लिया आ छठी से लेके, एक तो तीसरी चौथी की किस तक थी ज्योग्राफी की उनकी, वो से लेके बाहर भी उठा ली मन खुद ने, आज से मैं बन सिंगल टाइम पूरी कौन पड़ी, क्योंकि उसमें दो दूसरा एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते लगता है यार, आ तो नोट्स में कौन चली उतार लिया, दूसरा पेज पर जाऊं दो एक्स्ट्रा मिल जाए लाइन भी उतार लिया, तीसरा पर तीन, चौथा पर चार, पांच और पांच, तो मगर फिर से नोट्स बनेंगे या फिर कोई ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए मैं एक ही बार एनसीईआरटी पढ़ी। अब कई लोग कहते हैं उसमें साइड में कुछ एक्स्ट्रा आता है, ठीक है आता है, एक बार नजर से निकाल लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही, क्योंकि देखो इनमें मैं एक चीज जोड़ चाहूँ, आप कहीं से कि मान लो 10 गुरु हैं आपके पास, कितने हैं 10, सबके पास अपना अपना एक यूएसपी है, मतलब उनका खुद का एक ऐसा चीज है जो उनके पास है, दूसरे के पास नहीं मिलेगी। अब मैं हमारी ताल आंसर राइटिंग के दम पे ठोक रहा हूँ, मुझे पता है सब में हो, लेकिन मुझे पता है मेरे में भी है। तो और जबकि आपको पता है कि 10 में से मुझे गुरु तो एक ही बनाना है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की भी हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि ये जो 10 गुरु है ना अलग अलग, इनकी इनकी जो एक एक यूएसपी है ना, मतलब इनमें स्पेशल है, क्यों ना हम उसको एडॉप्ट करके खुद या तो गुरु बन जाए या फिर उनको एक साथ ले आए। मान लो एक आंसर राइटिंग अच्छी कराता है, एक जीके में अच्छा है, एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा बताता है, एक में फैक्ट अच्छे आते हैं, एक के अंदर आप जो है आंसर राइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा सीखते हो, एक में आप रूटीन अच्छा बना सकते हो, एक में जो है आप चारों सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो, एक में टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। टीम का करा नहीं नहीं खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें शौक या मौज है जो अच्छा लगता है वो करो, तो क्यों ना इनको साथ ले लो ना फिर। तो एनसीईआरटी का यही है, आप पढ़ लो साथ साथ, अभी टाइम है, जो एक्स्ट्रा अच्छा पॉइंट मिलता हो कि भाई ये एक्स्ट्राज है या फिर वो समझ में आ रहा है, उसको अपनी बुक में उतारो। और इन्हीं 10 गुरु में से मेरा कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आप हिस्ट्री की बात करते हो, हिस्ट्री चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो राजस्थान की ही से ही शुरू होनी चाहिए, ये कसम खा लेना कि राजस्थान हिस्ट्री की मेरे पास एक ही बुक होगी, दैट वुड बी नोट्स, बुकलेट और मेरे शॉर्ट या पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक बुक लिस्ट, एक बुकलेट होनी चाहिए। इस 23 वाली वैकेंसी मैंने 3-4 कंटेंट इकट्ठा कर रखे थे, तो भाई मतलब लास्ट के 2 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि रहता ही है ना, ये हिस्ट्री मेरे पास राजस्थान की चार कंटेंट पड़े हैं, तो यहाँ हो जाए इसमें एक एक्स्ट्रा कंटेंट था, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा, उसकी वजह से मैं क्या सोचता हूँ इसमें से भी ले लिया जा, इसमें से भी। ये एग्जाम ना आने तक से पॉसिबल है, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तब आपको 20 चीजें पढ़नी होती है, तो इसलिए क्या मेरा कहने का लास्ट कंक्लूजन क्या है कि एक सब्जेक्ट का एक ही नोट्स होना चाहिए। नोट्स बनाओ हमेशा स्पाइरल वाले, उसमें आप पेज हटा सकते हो और ऐड कर सकते हो, उसमें जहां पर लगे, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में आप प्रजा मंडल की बात कर लो है ना, या फिर इंटीग्रेशन की बात कर लो, कोई दिक्कत कौन है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा है, मूल नोट्स एक रखो, और जहां से 4-5 जगह लगता हो कि हाँ या कोचिंग या फिर जो भी मतलब ऑथराइज्ड बुक है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट लग रहा है ना एकीकरण का, छाप दो खुद की में, बात खत्म हो गया एकीकरण, उसके अलावा थोड़ी कहीं बचा है फिर कुछ। इस तरह करो, अभी यहाँ आपकी जो क्लास चल रही है जिस भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट का आपको लगता हो कि भाई मुझे थोड़ा और पढ़ना है, कोई दिक्कत कौन, घर आ जाओ और आसपास जितने भी कंटेंट जो भी है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसको ढूंढो, लगता हो इसमें ये कम है या ज्यादा है, सब उतार लो। तो ये कर सकते हो, एनसीईआरटी के साथ भी यही है, आप एनसीईआरटी जो है एक फाउंडेशन बनाने के लिए ले सकते हो, आप बार बार उसको नहीं पढ़ पाओगे ना, एग्जाम से पहले आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार उसको पढ़ पाओ, तो इसलिए आप उसका कंटेंट अपनी बुक में जो है डाल सकते हो। सर क्लास लेने के बाद सेल्फ स्टडी का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देखो उसका रीज़न हो सकता है या तो आप मतलब किसी जॉब में हो, या फिर कोई तगड़ो ही काम कर रहे होते, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, मतलब शौक सबके होते हैं, इच्छा सबकी होती है, मारते सब हैं, तो आपको भी उस श्रेणी में आने के लिए मारना तो मतलब करना तो पड़ेगा। एक इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मैं योग करया, मैं योग करया, मैं यहाँ करया, मैं यहाँ करया, यू नेवर डिड एन अमेजिंग जॉब, यू नेवर डिड एन अमेजिंग जॉब, बिकॉज इस एग्जाम का एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में आने के लिए जो वो करेगा वो आएगा। कोई कहता मैं यहाँ कर दियो, मैं तुम्हारा पर कौन गयो, मैं वो कर दिया, मैं ठीक है मानता हूँ, मैं सब कुछ करते हैं, सब करते हैं, बट दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट यू डिड, क्योंकि वहां तक आने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब जो नहीं कर पा रहे, जैसे मैम आंसर राइटिंग पर डे कर रही है, अब आप बाकी लोग कहें कि भाई मैं भी कर लिया, या फिर अब मैम भी अगर इस चीज को अपना यूएसपी बनाए ना कि नहीं मैं कर रही हूँ, तो उसमें वो अलग नहीं है, क्योंकि वो नीड है और वो आप बस सही डायरेक्शन में, इसलिए आप रोज आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो एक प्रोटोकॉल है इस एग्जाम का। तो सेल्फ स्टडी पढ़ने के बाद खुद के नोट्स पढ़ने हैं, बार बार चीजें याद करनी, ये प्रोटोकॉल है। इस स्टैंडर्ड में अगर आप आ पाओगे तो आप उन 2500 में, बाद में 1000 के अंदर रहोगे, और अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हो तो बस आप बाहर।
इस डर से जाना चाहिए। एक और चीज छोटी सी मैं बताऊं, प्रेडिक्टेशन पे विश्वास करते हो? भविष्यवाणी कितना करें? कितने लोग भविष्यवाणी या फिर यूं के भविष्य पे विश्वास करते हैं? मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे मेरा भविष्य पता चल जाए तो तुम उसको चेंज कर लो टाइप। मतलब मैं आपको इतना श्योर एक चीज दे के जा रहा हूं, उससे आपका भविष्य मैं अभी बता देता हूं और उसको चेंज करने का आपके पास मैं पूरा मौका दूंगा आपको। कोई विलिंग है? अरे मतलब चाहता है कोई अपना भविष्य कि मुझे हमें बता दो कि हमारा भविष्य क्या है? पूरा हाथ रेज करो पूरा। ये 5 वाला तो मैंने लगे एक गेट और खुल जाए तो ना फिर ये जब आ रहा है। कर दो भाई कर दो। सुना ही नहीं दे रहा पीछे वालों को? तो आपको नहीं जानना भविष्य? आ, आपका तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, देखो मैंने 2 साल पहले ये सोच लिया था कि मान ले मारो तो कौन है वे। आप आज से ये सोच के चलो हमारा नहीं होगा। क्या सोच के चलना है? तेज बोलो रे, सोचने में कुछ नहीं होता, सोचने से क्या होता है यार? बोल दो बोल दो। अरे मुझे पता है सरस्वती माता बैठती है, मैं मना नहीं कर रहा। एक बार बोलो तो सही। अब आपको पता चल गया आपके भविष्य क्या है? चल गया लगभग लगभग। अब बताओ उसको चेंज कर सकते हो क्या? दैट इज द फंडामेंटल। ये मान के चलो हमेशा सब ये कहते नहीं मेरा होगा मैं करूंगा, मैं या कुछ या सोचो कोने मारो, मैं तो आखिरी में कोई ललडे ही चराऊंगा ये मान चलो। अब ये सोच के चलो कि अब ये सोचो कि क्या मैं कर सकता हूँ। मतलब ये अपना भविष्य दीवार पे छापो, नहीं होगा मेरा। सुबह उठते ही पढ़ो, नहीं होगा मेरा। और फिर शाम तक उसको देखा करो कि भाई हाँ बात सही चेक करो। आपको शाम तक लग जाएगा नहीं हो जाएगा मेरा। फिर सुबह उठो फिर पढ़ो, नहीं होगा मेरा। बढ़िया पढ़ो, जो भी मैं बता रहा हूँ सब फॉलो करो, शाम को फिर देखो, फिर थोड़ा सा लग जाएगा कि हो जाएगा मेरा। यही यही द्वंद्व है जीवन में अर्जुन। यही द्वंद्व है कि हम अपने आप का भविष्य, खुद का भविष्य हर बार पॉजिटिव शाइनिंग चमकने वाला चाहने की वजह से हम उस चमक से सब कुछ भूल जाते हैं कि वो चमक देखने के लिए मुझे उस रास्ते में कितने अंधेरे से गुजरना होगा। तो मैंने इतना ही किया है कि वहां जो चमक थी उसको मैंने कहा अंधेरा है वहां पर, और ये पूरा रास्ता आपकी चमक में है। ये मान के चलो आपका भविष्य अगर 6 महीने बाद 1 साल बाद ये है कि हमारा नहीं होगा, तो आज से आप सोचो हम चेंज क्या कर सकते हैं इसमें। आप उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में से होंगे जिनको अपना भविष्य पहले से पता है। तो ये सबसे बड़ा है कि आपको यही सोच के चलना है, अगर मेरा होता है तो बढ़िया, नहीं भी होगा तो मैं उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्यों सर? हाँ सर। अपने स्प्रिंग बोर्ड का रिजल्ट इतना शानदार है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। बिल्कुल सर। तो कल खाना खा के मत आना, हलवा और समोसे और ये सारी चीजें आपको खिलाई जाएंगी क्लास के अंदर ही। ठीक है भाई, जो कुछ होगा क्लास में होगा, क्योंकि बाहर भंडारा तो करने देंगे नहीं। हाँ भंडारा करेंगे तो इतनी पब्लिक आ जाएगी, पब्लिक इन द सेंस अपने स्टूडेंट है। हाँ सर। पिछली बार 50-60 हजार आ गए थे और अब रिजल्ट आया हुआ है तो खूब सारे आए हुए हैं अभी भी वापिस, तो इसलिए ठीक है भाई, कल देख लेना क्लास पूरी भरी मिलेगी पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, और कृपया करके कोई बंदा टिफिन लेके ना आए। हाँ बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, रात ने नमक को पानी पी सो सको थे बस। एक क्वेश्चन और है सर, पेन कौन सा यूज करें, है ना? नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डोंट वरी। मैंने खुद ने भी ये चीज बहुत फील की, क्योंकि पेन में मतलब इन जनरल आप बता सकते हो मुझे कि पेन चूज करने में समस्या कौन सी आती है? एक एक बताओ, मैं लिख लेता हूं पहले। एक एक तो ग्रिप का, स्मूथनेस, स्पीड स्लो हो जाती है। एक एक निडल का है। ये 5 ढूंढ वाला गति का समस्या। और बताओ।
इंक स्प्लिट होती है ना। और पीसा भी लिख लोगे एक, जनरली वो V7 V5 150 को अभी भी इंक भी 20 रुपए की डल है, तो ये वैल्यू मतलब वैल्यू या फिर वैल्यूएशन डाल देता हूँ मतलब ना। और कोई समस्या? हाँ, एक राइटिंग का हो सकता है। और 10 तो कर दो यार। निडल मैंने लिखा है, उसमें सारा कंसर्न कवर कर लेंगे। और बस ठीक है, मेजर तो यही समस्या रहती है ना। अब देखो, मैं पहली शाम तक बात करूँ कोई पेन वाला सू तो थोड़ा मार्जिन रख ले तो नाम बताऊंगा फिर मैं पेन को। बाकी इन सब का मतलब ग्रिप का सबसे मेजर होता है नो डाउट, लेकिन ये सब सेकेंडरी होती है ना। क्या है, क्या होती है? तो फिर प्राइमरी क्या है? अब देखो, ये चीजें प्राइमरी तो है, लेकिन वो प्राइमरी शुरू नहीं हो सकती हर बार ना, कि भाई ये चीजें मैं खुद इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2020 से लगाऊं, अब 25 खत्म होने को आ रहा है, मतलब मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं तब। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप में से किसी को भी 5 साल लगे। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर, जो भी मुझसे पूछता है अब गाँव का आसपास का, कि मैं भी तैयारी करा ला रही है वो मत करो, बट मारा चक्कर में फंस मत जाए जो भाई 5 साल का कम से कम जो है एवरेज लेके चलना। नो डाउट मैं बहुत अच्छी, भगवान ने मतलब क्षमताएं दी हैं और काफ़ी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, डेस्पाइट मुझे भी 5 साल लग गए। अब मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट जिस एवरेज में मैं हूँ उसमें मुझे 5 साल लग गए, तो जो भी मुझे देख के तैयारी करे ना, मैं उनको ये कह रहा हूँ। हालांकि फर्स्ट रैंकर दो कई बार आए हैं, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने दिया है वो उनकी क्षमता है, मैं अगर मेरे से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, तो वो कम से कम 5 साल बचा के रखना अपनी। और लेकिन उसमें एक दो राय या एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये है कि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आप अगर ढंग से काम करोगे ना, कि भाई मैं जो न करियो न करला, तो फिर 5 से कम में ही काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आता है ग्रिप। ग्रिप किसी पेन की आपकी आंसर राइटिंग को डिनोट करती है, और आपकी ग्रिप से सीधा आपका पैरेलल जुड़ी होती है स्पीड, उससे स्पीड के साथ आपका कोड गयो आंसर राइटिंग ये जुड़ी होती है। स्पीड स्लो है, उसका रीजन कई बार पेन होता है, पेन की निडल जो है ना वो थोड़ी छोटी ब्रॉड होती है, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं करती, कम फ्रिक्शन करती है, पेज के साथ चिपक के चल रही है ना, इस वजह से वो स्पीड दबा देती है आपकी। जो V5 सीरीज वाले जो भी पेन है उनमें मैंने यही समस्या महसूस की, इसलिए मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले अपना पेन चेंज किया था। उसके बाद में निडल वाला, कि निडल थोड़ी सी अच्छा उसमें फॉन्ट साइज होना चाहिए ना, थोड़ा सा छोटे, मतलब यानी कि वो रफ रफ सा होता है ना, वो नहीं हो। उसके बाद इंक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा आधा टाइम ना साथ में रुमाल में बिन गोलबा में लाग जाए, वो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा वैल्यूएशन की भाई ठीक हो, अच्छी रेट में हो, कि मैं बिना सोचे ले लिया। इसमें मैंने जो यूज किया था, हालांकि मैं सब कर देख लियो, वो अच्छा ना कि सारा देवता डोग लियो मैं, फिर आखिरी में जो डोग देवता लागी जो नौकरी लगे भी, मैं स्वामणी कर दी। तो तो इसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने यूज किया V7 एंड V5। नो डाउट दीज आर द बेस्ट पेन्स ऑफ द मार्केट, एंड स्पेशली बड़े राइटर्स अच्छे लोग ये यूज करते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, इसकी राइटिंग अच्छी है, फॉन्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर भाई मन को जचो। ठीक। फिर मैंने जितने भी जो सैलो के हैं, अरे एक दो और 3 रुपया वाला, और वो भी यूज कर लिया मैं, नहीं बेटा। 21 वाली वैकेंसी में मैंने एक पेन यूज किया, और वो मुझे नाम भी याद नहीं है उसका, ट्रांसपेरेंट सा था कुछ, और हालांकि वो अच्छा था, लेकिन वो इंक बहुत ज्यादा फेंक रहा था, है ना, मेरे रुमाल में उसी में लगा रहा। ठीक। इस बार फिर मैंने एक पेन यूज किया, मूव का है ये, मूव तो उसका टाइटल है, और जो कंपनी है वो है आपका फ्लेयर्स। नो डाउट बहुत अच्छा पेन है, मात्र 10 रुपया को पेन है, येलो सा उसका पूरा बैकग्राउंड होता है, किसी के पास हो तो। नहीं ये नहीं है, मूव फ्लेयर 10 रुपए का ही आता है, एक बार, है ना, मेरा कोई कंसेशन नहीं है उसमें, एक बार देख लेना आपको बेटर लगेगा। उसकी उसमें ये सारी चीजें हैं। ग्रिप का उसमें थोड़ी समस्या, क्योंकि वो प्लास्टिक बैंड में है पूरा, तो वो ग्रिप छोड़ता है। उसका मैंने क्या किया, हाँ ये वाला, उसका मैंने क्या किया कि भाई उसमें मैंने, जैसे ये पेन देना है ट्रांसपेरेंट वाला आपका, हाँ यही दे दो। अब
क्योंकि आप जुगाड़ी आदमियां, मैं एक शब्द यूज करता हूँ, हाइब्रिड, हाइब्रिड इकोटोन, दो तीन चीजों का एक टाइप। तो मुझे आखिरी में ग्रिप की थोड़ी समस्या लगने लगी इस वैकेंसी में भी, पिछले में भी, कि थोड़ा सा ग्रिप मार रही है इस पेन में। क्या है ना, ये सिंपल है पूरा, इसमें ग्रिप नहीं है। ये चीजें जब सेकेंडरी हो जाती है, जब आपके पास प्राइमरी ये हो, और जब ये नहीं है या फिर ये कम है, तो हमें सेकेंडरी पे भी ध्यान रखना होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसकी जो निड है, क्योंकि मुझे तो चाहिए निड ना, निडल है वही, मतलब इंक, इसका जो इनका ही बोले रिफिल, वो चाहिए। उसको मैंने चेंज किया था ऐसे किसी पेन से जिसकी ग्रिप थी बस, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ना इंक, इसकी जो रिफिल है उसका है, पेन का जो आउटर है वो सिर्फ आपको आपकी ग्रिप के लिए चाहिए, उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। तो बस ये मैंने किया था। ये मेरा पेन था, ये ब्लैक में है इसलिए इसका मतलब पूरा कवर भी ब्लैक है, लेकिन ये ब्लू में भी आते हैं। तो ये आप जो है एक बार यूज कर सकते हैं, नो डाउट अच्छे पेन है, एक एक पेन ले सकते हो आप। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट पेन का जनरली चलता है। देखो 21 में, 23 में, 25 में मन तो कोई रोकियो कौन कि भाई ट्रांसपेरेंट लेके जाओ अंदर, और कोई नहीं करता, एक दो सेंटर पे कहीं करते हैं जो, और वहाँ मेरा ऐसा कोई सेंटर था नहीं। तो आप साथ में रखो, ये भी रखो और एक ट्रांसपेरेंट ले जाओ, बट नहीं करते मना ट्रांसपेरेंट या फिर किसी भी पेन के लिए। ये कमेंट सारे स्टॉपर्स पे आ रहे हैं, मेरे पे मेहरबान है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, मैं बस पूछ रहा हूँ। आप यही कहना कि किसी के नहीं आते, आप ही क्या रहे हैं। सर मैं अभी 18 वर्ष का हूँ और मुझे 21 में अटैम्प्ट देना है। तो किस तरह से तैयारी और कोचिंग ख़त्म होने के बाद, तो बस वही है, उसमें अलग कुछ नहीं है। जो अभी जो मतलब 3 ईयर प्लान में या फिर फाउंडेशन में है, तो उनका भी सेम अभी से है ना। आंसर राइटिंग तो हमेशा अभी से शुरू करो, कि इसमें आप जितना गहरा जाओगे ना, वही है ना, जितना गहरा पेट आप जाते हो उतना ही गहरा आपको हीरा मिलता है। हीरो थोड़ी मिले मायने पानी में, कहीं मिले मोती, है ना। तो वो उतना ही गहरा आपको मिलेगा। तो ये जो अभी से शुरू कर रहे हैं तैयारी, या फिर 18 के 21 में अटेम्प्ट देना है, तो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका करंट सॉरी रीजनिंग और मैथ कंटिन्यू रखो अभी से, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखो, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सब आप पढ़ रहे हो पढ़ो, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। एक 3C की मैं बात करूंगा, सभी सुन लेना थोड़ी देर। सर रिवीजन के लिए पीछे के सब्जेक्ट छूट गए हैं, उनको कैसे एडजस्ट करें, उसके लिए एक एक दो दो घंटा निकालो, है ना। और कोई बात नहीं, छूट जाए तो। हम कई बार क्या होता है ना कि हम ह्यूमन हैं, और हमें यह लगता है कि हम दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। किस पे, एक तो मेरे जो आगे आएगा वो, और एक जो मेरे छूट गया वो। आप आज में क्यों नहीं रहते, आज आपके कोई सब्जेक्ट छूट गया, छूट गया, कोई बात कौन, आगे अभी जो चल रहे हैं उनको कर लो, और फ्यूचर में जो आपके होंगे उनको अच्छे से कर लो। इसके बीच में अपने आप आपको समय मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत समय आप उनके लिए एडजस्ट कर लोगे। और मैं कह रही हूँ 10-12 घंटा, 10-12 घंटे ऐसे ही निकलते हैं। कई लोग सोचते हैं सर ये तो कम है, हमें तो कम पड़ जाए, जबकि वही लोग फिर, है ना। तो वहां के लिए भी तो कम नहीं है ना, तो ये सफिशिएंट टाइम होता है, दिमाग इतना ही कैप्चर करता है। 10-12 घंटा पढ़ लो बढ़िया, वो बाद हम बाकी 10 घंटा बढ़िया, 7-8 घंटा नींद लो, 3-4 घंटे हम खूब जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यही थे ऑनलाइन वाले ना। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन भाई, मैं खुद ऑनलाइन था मैं, और ऑनलाइन आप कर सकते हो, आपका टाइम बहुत बचता है ऑनलाइन में। उसके अलावा हाँ, एक इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, बिना इंटरेक्शन भी ऐसे लोग बन सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन अच्छी जगह हो, आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं या फिर आप उसको कंटिन्यू रख पाते हैं तो आप रख सकते हैं। 1 मिनट, बंद किधर से हो गए। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम वाइम मिले तो आप, हेलो, हेलो, हाँ, कर लिया करो मस्ती वस्ती, पर थोड़ी आराम से आवाज़ वगैरह मत किया करो ज़्यादा। कई लोग होता क्या ना कि हम किसी पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, टाइम मिलता है भाई यहाँ भागे जाना, तो कोई घोड़ा रेस में भाग रहा है, तो वो भी कर सकते हो। और कोई बात बच रही है अपनी, ये मैं साथ ले जाऊंगे, मैं क्या करूँगा सलाह, पूछो और कोई बात।
हाँ जी, बताइए सर। छोटा छोटा वन 4 कर दो तो काट काट रहा है। बिल्कुल। हाँ, बट ये है कि मजो उतना ही आएगा, मतलब वो है ना मजो। वे टाइम लाग जाए पर मजो ही आओ कि मतलब सोचवा की जरूरत कौन पड़े। ठीक है, इसको शुरू कर लें अपन पहले, दूसरों बाद में ना बैठो। चाणक्य का एक कोट है कि जीवन में आप दूसरों की गलतियों से सीखो, कि खुद गलती करोगे ना तो फ्री हो जाओगे। तो मेरी जितनी गलतियां मैंने बताई वो स्ट्रेटजी का ही पार्ट है कि आपको मेंस के और प्री दोनों को अलग नहीं समझना है, साथ रखना है। प्री के फैक्ट आपको मेंस में जोड़ते हैं और मेंस का कंटेंट आपको इंटरव्यू में नंबर दिलाता है। क्वेश्चन प्री मेडिंग तो थे आज सुई गांठ बांध लो, मैथ रीजनिंग तो एनी टाइम चलती रहनी चाहिए। 5-6 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज के करने ही हैं। और स्टेटमेंट वाले रीजनिंग के जिस दिन आप 70-80% एक्यूरेसी पे जाओगे ना, इतना मान लेना कि आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना तब से। ये मेरी, मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा मेंस का अभी से, क्योंकि देखो जैसे पेपर चेंज हो रहे हैं ना, सच में मतलब हवा नहीं लग रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं हूं चाहे कोई भी हो, सच में हवा नहीं लग रही। बस हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास लिखना आ रहा है हमें ना, मतलब एक लिखने की कला है, वो कला डेवलप करो। और जैसे जहाँ शब्द यूज होता है ना कला, वो कला कभी एक साथ नहीं आती। आपसे प्रतापगढ़ की जो आपकी हस्तकला है उसकी देख लो, वो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो ये कला डेवलप करो रोज कुछ ना कुछ लिखने की। चारों पेपर अलग समझने हैं लेकिन वेटेज बराबर। थर्ड फोर्थ पेपर सिंगल मानना है तो तीनों पेपरों को भी सिंगल ही मानना है। टाइम हाफ हाफ डिवाइड होना चाहिए पैरेलली। उसमें भी हिंदी में और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है ना, जहाँ आप लिख सकते हो कुछ, उस पर ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट मतलब जहाँ आपको लिखने का निबंध विबंध ये सब, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्रामर पे ज़्यादा माथाफोड़ी कौन करनी। रीज़न क्या है कि भाई 2 बार से तो वैसे रीजन ग्रामर ठीक ठाक आ रही है, मतलब निकाल लेते हैं आराम से। और उससे क्या होता है कि फिर वही लास्ट में अपन वही मिले लो, द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड दी थीम। तो उससे बचाव होगा। तीनों पेपर का ही है, आंसर राइटिंग करो प्रॉपर। एक पर्टिकुलर गुरु रखना है, एक कंटेंट होना चाहिए, बार बार अदर किसी कंटेंट में नहीं भटकना है। हाँ, इनसिक्योरिटी होती है, मुझे भी है, मुझे भी थी। उसका इलाज ये है, सबका देखो, देख लो भाई आसपास जो भी अच्छी अच्छी कोचिंग है, अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको कंटेंट देखो, पर्टिकुलर टॉपिक में क्या एक्स्ट्रा उसने बताया है उसको फिर अपने नोट्स में ऐड करो। ये कर सकते हैं। उसके अलावा 10 से 12 घंटे निकाल लें। उसके अलावा अपने कोई भी अच्छी जो चीज़ें आपको लगती है, चाहे घूमना हो, चाहे त्योहार हो, चाहे घर बैठना हो, चाहे खाना पीना हो, कुछ स्किप नहीं करना, कुछ स्किप नहीं करना। आपको जब लगेगा ना कि ओवर हो रहा है तो आपके अंदर से लगने लगेगी कि भाई अब ये शौक नहीं रहे, ये गंदे शौक बन रहे हैं, तब उनको रोक देना। तब तक बढ़िया मौज करनी है, क्योंकि देखो यार कुल मिलाकर उम्र वापस कौन आवे। वैकेंसी फिर भी आ जा रही है वापस, बट उम्र नहीं आएगी। तो उसको नहीं छोड़ना है, उम्र हमेशा सेम आपकी भी कम हो रही है तो यह नहीं कि भाई, अब जब मैं भी 2 साल पहले की सोचूं तो मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने साथ में एकेडमी रखी, चॉइस में मेरा एमए हुआ है, मतलब मैंने एकेडमिक्स नहीं छोड़ी। अब मैं पीएचडी की सोच रहा हूँ कि कुल मिला रही यहाँ से कि मतलब जत्तो बड़ो नाम है उतना ही बढ़िया। अब ये आया विकास करबाज या विकास चौधरी आरएएस, उससे पहले फिर डॉक्टर लग जाए, फिर कल को मैं एमफिल वगैरह कुछ और करूंगा, मतलब जितना लंबा मेरा नाम उतना ही बढ़िया। तो वो मुझे चाहिए, मतलब मेरा है कि भाई ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को क्या अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है। तो ये भी रखना है जीवन में। और मस्त रहो, देखो मेन चीज ये है सच में, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। खुद को मोटिवेट रखो। और एक मैं पॉइंट छोटा सा ऐड कर दूं, जिसको मैं 3C के नाम से बोलता हूँ वैसे तो। कितने सी? अब सोचो देखो इसमें कौन कौन सी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, देखो। ठीक है। अरे देख लिया कि अकॉर्डिंग थे, और ये कहीं ना कहीं देखा है आपने, इसका मतलब मैं कहीं से देख के बोल रहा हूँ। अरे किसने हाँ किया? एक कैंसिल करना पड़ेगा ना। अब इनके ऊपर कोई है ऐसे 2-3 एक शब्द मतलब कंसिस्टेंसी पे बोलने वाले कि वो क्या होता है और उसको मतलब किस तरीके से मैनेज करें, बताइए। सर एक माइक देने को। अरे रुको घोड़ा, वो लगाम दो थोड़ी।
भाग जा जो, रुको। सर कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे अपने एक वीक का टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि जैसे, और ये फिक्स कर दिया कि हमको जो एक दिन में इतने 6 से 7 घंटे मतलब पढ़ना ही है, और सर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मतलब लगातार चलते जा रहे हैं कि मतलब ऐसे डेली 6 से 7 घंटे पढ़ लिया, फिर सर इवन हमने सोचा कि 4 घंटे मैक्सिमम जो हमको पढ़ना है, हम्म, तो सर वो मतलब कंसिस्टेंसी के अंदर आ गया वो चीज़। अब सर दूसरी चीज़ हुई नहीं क्रिएट। एक ही बतानी है, थैंक यू। कंसिस्टेंसी पे कोई और बोलेगा? एक शब्द पे एक ही बोले, एक ही एक्रोनिम पे। हाँ जी, बोल। सर कंसिस्टेंस का मतलब एक सीधा सा ऐसे है कि जो ये शब्द बता रहा है अपने आप में कि भाई आप लगातार करते रहो, कि ऐसा नहीं कि किसी दिन अपना मूड बना तो 14-15 घंटा सलटा सलटा दिया पढ़ाई को और दूसरे दिन छोड़ दिया, 2-4 दिन चलो साहब अब मजे करेंगे। तो वो साथ में से जैसे 5 दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन पढ़ लेते हैं, 2-3 दिन मौज मार लेते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कंसिस्टेंसी में। ये थोड़ा मेंटेन करना होता है भाई, किसी भी तैयारी हो, खेती हो, कुछ भी हो, हर कोई 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 सा ही क्षेत्र हो उसमें ये तो जरूरी होता है। मैं ये मानता हूँ, ये इनके मेरे खुद के इनके विचार हैं। कंसेप्ट ढंग से क्लियर हुए हैं। अच्छा अच्छा, अब ई पर बोलो भाई कोई। ये पीछे वालों के बीच में पर्दा डलो है, ऐसे सही है अभी? इस पे बोलो, क्रिएटिविटी पे कोई। हाँ सर, सर ऐसे एक एग्जांपल से बता दो। बताइए। जैसे क्या सोच लो फिर बता दीजिए बाद में। नहीं नहीं, मतलब एक लड़की कह रही है कि मैं जा रही हूँ। हाँ लड़का, पास में लो थोड़ा, अच्छा, और वो लड़का सुनेगी नहीं वरना। और लड़का कह रहा है जाओ। अब ये क्रिएटिविटी ऐसी हो रही है कि लड़की कह रही है मैं जा रही हूँ, उसने कहा हम्म, जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ठीक है, नहीं अच्छी है। ये मेंस तक के लिए जरूरी होती है क्रिएटिविटी। आप अलग अलग तरीके से किस तरह अपने जो भी लिखने की चीजें उनको और कंटिन्यू कैसे कर सके। एक और क्रिएटिविटी पे कोई बात करेगा? जी मैम। गुरु जी ने मैंने आप फिर आवेला आज चारों तरफ। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। क्रिएटिविटी जैसे एक क्षेत्र विशेष की कला को हम किस तरीके से किसी दूसरे विषय में उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे बिल्कुल शानदार। मानो हम पोइट्री करते हैं, हम्म, या हम कहानी, कोई निबंध, या हम भाषण दे रहे हैं, तो हम एक वर्ड से कैसे खेल सकते हैं और उसको आंसर राइटिंग में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक क्रिएटिविटी होगी हमारी लाइन में, सिविल सर्विसेज लाइन में। थैंक यू सर। थैंक यू, अच्छा था इनका। सर अब पीछे वालों में से किसी एक से पूछ लो ना यार, दे हमारी तो कौन मान रहा था कि मान ले। तो कॉन्फिडेंस तो वैसे है उनमें, आधे घंटे पहले उन्होंने बता दिया था, तो इस पे बोलना ही है बस कुछ। अरे बोल दे यार, कौन आऊं दोबारा। आप में से कोई बोलना चाहेगा? जी नहीं यार, रिपीट नहीं। आप में से और बोलो कोई। सही में कॉन्फिडेंस में नहीं बोल सकते? जी मैम, आप तो आंसर राइटिंग करते हो, आप बोलो। इंटरव्यू भी देना है, मेंस ही क्लियर नहीं करना, इंटरव्यू भी देना है। नहीं देना? चलो कोई। हाँ जी सर। सर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है, जैसे अभी हम पढ़ाई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पढ़ाई करते करते शाम के टाइम को हमको लग जाना चाहिए कि बस ये याद है तो याद है, और हमारा नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा। ये मत के यार, मत के यार, इसको हटा देना यार। नहीं नहीं, ये आप कॉपीराइट लगा रहे हो भाई, ये पहले कह चुका कोई। नहीं बैठ जाओ। नहीं सर, ये अपने आप ही आ जाता है अंदर से कि अपना ही नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा। नहीं नहीं मत के भाई। अच्छा था, अच्छा था, ठीक है। अब देखो, कंसिस्टेंसी हर जगह हर चीज में ना। सुबह उठना है, टाइम से उठना है, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, घूमने जाना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, घर वालों के साथ बैठना है, हर चीज में कंसिस्टेंसी। क्रिएटिविटी, दैट वाज द नाइस है वो आंसर। आपको हर चीज में क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव से यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देखो ना, कभी भी न्यूज़पेपर का पहला पेज ये आता है, बड़ी हेडिंग होती है, ठीक, छोटी सी हेडिंग होती है एक,
फिर यहाँ पहला बड़ा वर्ड होता है, उसको कुछ बोलते भी है ना, कंप्यूटर किसी ने पढ़ा हो तो पढ़े मैं भी जो अपन भूल गो, जो पहला वर्ड किसी भी पैराग्राफ में पहला लेटर उसका बड़ा होता है उसको कुछ बोलते हैं। मत डरो, अपने कंप्यूटर नहीं है, नहीं आनी है, छोड़ो। वो इस तरह होता है, क्लियर। फिर यहाँ पर एक फोटो दी जाती है, यहाँ पर फोटो दे दी, और कई बार यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया जाता है, कई बार आपको यहीं पर एक पाई चार्ट दी जाती है, उसमें परसेंटेज बताई जाती है, कई बार यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम होता है और उसमें इस तरीके से वो बीपी वाली मशीन डाली जाती है। दिस इज द क्रिएटिविटी। अखबार मतलब न्यूज़पेपर की क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट क्रिएटिविटी होती है। तो न्यूज़पेपर को ये भी बार बार देखना है कि वो किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। ये ऐसी क्रिएटिविटी आपके आंसर में होनी चाहिए। अब बताओ तो यही तरीका को आंसर लिखला। हाँ, ये दो मेन चीज़ें हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि हमें सेम फॉन्ट में लिखना होता है, तो सबसे बड़ी हेडिंग और उससे छोटी हेडिंग ये स्किप कर दो, बाकी तो कर सकते हो ना। इस तरह लिखो, यहाँ पर डायग्राम बना दो, उसमें कोई कंटेंट आपको लगता है कि जिसमें हम फैक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्राफ वगैरह डाल दो, यहाँ पर कोई पाई चार्ट बना दो। इस तरीके से ये होती है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी आपको अपने मेंस में रखनी है, और उसमें भी आप चारों पेपर जो है ना, चाहे हिंदी का हो या फिर बाकी के, कुछ ना कुछ एक दूसरे को उठापटक ही करनी होती है मेंस में। जैसे सर भी कई बार बताते हैं कि मेंस इज इक्वल टू उठापटक, तो उसमें यही करना होता है आपको, एक सब्जेक्ट का कंटेंट दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। और ये जब सीख जाओगे ना तो इतना मतलब यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए खुद को तैयार समझ लेना। फिर ये निकालने के लिए तो रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में 70-80%, मेंस निकालने के लिए इस तरह की क्रिएटिविटी और ये तीन चीज़ें जब आ जाएगी ना, तब श्योर हो जाना, तब तुम अपने भविष्य को बदलने में काबिल हो जाओगे। लास्ट है कॉन्फिडेंस। ये वही बात है, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सेल्फ बिलीफ, है ना, खुद पे विश्वास। वो सच में बहुत ताकतवर चीज़ है, सच में। मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू इमा फील्ड में मतलब पढ़ाई कर, क्योंकि मुझे उन्हें पता था दैट टाइम मुझे खुद का, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं था मुझे, बट उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि तू निकाल लेगा। और यहाँ, और वो सब उन्हीं की कृपा थी। हालांकि मैं नहीं निकाल दो तो भी मैं कहतो बा नहीं कि तारी वजह से मैं आयो, लेकिन उनको मुझ पे विश्वास था। और फिर 1-2 साल में मुझे अपने आप पे होने लगा कि कर लेंगे, कर लेंगे। और यही सोच के करो कि कर लेंगे। नहीं भी होता ना, बुरे से बुरा, उससे बुरा नहीं हो सकता कुछ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई, क्योंकि सबको पता चलता ना, समस्या वहाँ है, सब जानगा कि यार ओबी की पढ़ रही है न, तो बढ़िया चुपचाप चल जाओ पाचा, पर जब सबको पता है ना तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तो नहीं भी होगा ना तो बुरे से बुरा यही होगा कि आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से आप इतनी चीज़ें सीख चुके होंगे, आप जीवन का एक नया डायमेंशन आपको पता चल चुका होगा। और मैं गारंटी कहूँ था ना, मेरे पास 2 ही मंत्र लास्ट में, ये तीनों अपना लेना, और जिस दिन आपको लगे कि सही डायरेक्शन में हो, सिंगल कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका नहीं होगा। और इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, देवताओं में विश्वास करो। इतनी सी आवाज़, बाकी 5 ला तो खुद ही अल्लाह शायद। आप भी करते हो, करना है। मैं देवताओं का कोई वो नहीं कह रहा, क्योंकि द ऑलमाइटी जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, वो मतलब मुझसे कई लोग पूछते हैं ना कि आपको उसके बारे में क्या विचार है। अब तो मत पूछिए, सोच कि पूछे कौन जत रहो, है ना, पूछते हैं। मैं संस्थान से बाहर भी बहुत कुछ मतलब है एक थोड़ा सा, तो मेरा उसमें यही होता है कि मुझे नहीं पता वो है या नहीं, नो डाउट किसी को नहीं पता, बट जब हम ये सोचते हैं ना कि वो है, तो एक अलग सी एनर्जी रहती है। अंधेरा में आप हनुमान चालीसा पढ़ ले, अपन पतो से कोई आगो सामने तो न तो हनुमान जी काम आओ ना, आप खुद आपने तो भाग्य ही कौन जा, लेकिन वो विश्वास होता है, जो बिलीफ है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो बिलीफ इस कॉन्फिडेंस होता है। ईश्वर में आस्था रखनी है हमेशा। मैं आप फिर वही वो कमेंट वाली बात है कि बड़ बोला है, ज्यादा बोल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भगवान ना आखी जी, आज तो 3 साल लगी हुआ बात है ना, मैं यही कहता रहा हूँ। इस बार इंटरव्यू देने गया तब भी मैंने ये कहा था, ईश्वर आपको लगता है कि तेरी चाहे फर्स्ट रैंक आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, उस पर्टिकुलर रैंक के लिए आप ही डिजर्विंग थे तो मुझे दे देना। 21 में मैंने ये कहा था, जब 1010 आई तो मैंने सोच लिया कि ठीक है यार, मेरे से ऊपर 1009 जो लोग थे ना, वो शायद मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत थी, उनसे मुझसे ज्यादा लोगों से उनकी अपेक्षा बढ़ चुकी थी, उनके माता पिता को बहुत जरूरत थी, इसलिए ईश्वर ने कहा कि पहले आप जाओ। और मुझे ईश्वर ने यही कहा कि अब की बार 1010 दे रही हूँ, अगली बार या तो 10 मतलब 4 डिजिट में से या तो 1 डिजिट हटा दूंगा या 2 हटा दूंगा। और मैं इसी बिलीव से था, मगर ईश्वर आपने कहा था मुझे कि 1010 इस बार दे रहा हूँ, अगली बार आपका 1 या 2 डिजिट हटा दूंगा,
अब भी मैं आपको इतना श्योर करता हूँ, अगर आपको लगता हो ना कि मैंने उतनी मेहनत करी है कि मेरे 2 या 1 डिजिट हटना चाहिए, तो आप हटा देना। और अगर यहाँ लागे कि भाई कौन है, तो मत हटा जो। ये सच में था। हालांकि इंटरव्यू तक आते आते मैंने कहा था गुरुजी करा ही दीजिए, मारो अब तो यार, है ना। लेकिन ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ने से रहा। वो तो जो लगेगा, बस हम अपनी तरफ से ईश्वर प्राणिदान कर रहे हैं कि भगवान आपको मेरा ये पूरा समर्पण है, आपको लगता है कि भाई इसने की है तो वो कर देंगे। और नो डाउट उन्होंने मुझे कई जगह पटक नहीं दी है। मैं कांस्टेबल का फिजिकल नहीं देने गया, मेरा रीट में हो रखा था, बट मैंने फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से रीट में फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाई कोर्ट से मेरे पास ऑर्डर थे, नहीं हुआ। मैंने वीडियो का मेंस दिया, एसआई का फिजिकल दिया था, लेकिन दैट टाइम मेरा मेंस था 21 वाला। खूब पटक नहीं दिए भगवान ने, तो मैं उनमें हर बार इसी चीज़ से सेटिस्फाई होता था कि ठीक है यार, कोई और न मिल गई, किसी और को जरूरत थी। तो ये चीज़ हमेशा सोचनी है हर बार। बस वो तब होगा जब आपको जब पता चल जाए ना कि अब मुझे उस बंदे से भी बहुत तगड़ी मेहनत करनी है जिसको ईश्वर ने पहले मौका दे दिया है कि अब इसको लगाऊंगा रे पहले। तो जब आप उस स्तर पर पहुंचोगे ना, आपकी तैयारी और मजबूत हो चुकी होगी। दूसरा, माता पिता, पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको इस संस्थान में, इस जगह पर पहुंचाया, या फिर जीवन में आपने जो कुछ भी किया हो, उनके प्रति हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है। कोई उल्टी सीधी बात ऊंची जबान नहीं करनी है। नाराज होते हो चुप रह जाओ, सुन लो, काहीं मत बोलो। ये सबके होता है, हमारे भी होता है। मैंने 2-5 साल में अपने यही डेवलप किए। हालांकि 1-2 बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, और वो होता है तभी लगता है कि इसको फर्क पड़ रहा है, वरना कुछ ना हो मैं चुपचाप सुन लूँ हर चीज़, तो फिर ऐसे लगता है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं, जितना आपको लगता है कि मुझ पे विश्वास करते हैं या मैं जिन पे विश्वास कर सकता हूँ, उन लोगों के प्रति हमेशा अपना भाईचारा, अपना प्रेम रखना। घर परिवार, गांव डाणी जो भी मिले, बढ़िया ढोक दो, अच्छे से उनको ट्रीट करो। उसका रीज़न क्या है, हाई कोर्ट में एक कंसेप्ट चलता है कि कोई केस पे आप दलील भेज रहे हो ना, तो वहाँ पर नीचे साइन होते हैं। जितने ज़्यादा साइन इज इक्वल टू हाई कोर्ट को उतना ज़्यादा नोटिस देना होता है कि भाई इस पे ज़्यादा कमेंट आ रही है, मतलब इस पर्टिकुलर केस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसी तरह जितने आपके चाहने वाले होंगे, जितने आपके अच्छे लोग होंगे, जितना आपका ग्रेटिट्यूड होगा ईश्वर के पास, आपकी दलील उतनी ही मजबूती से जाएगी कि भाई इसको बहुत लोग चाह रहे हैं कि इसका हो भाई। 21 में मैं काफ़ी आइसोलेट था, ऑनलाइन वाले हम तो वैसे ही कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। 23 वाले मैंने 1-2 संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने, तो वहाँ से थोड़ा नेटवर्क बना। हालांकि वो दबाव भी बनाता है कि इस बार 500 लोग एक्स्ट्रा हो गए, अब ये और पूछेंगे कहीं उतारो। पर मैं ये सोचता हूँ उनमें से 300 तो ऐसे होंगे ना जो सच में चाहते होंगे कि इसका हो जाए। तो मैंने उन्हीं 300 को रखा कि ईश्वर को मैंने कहा था कि देखो 300 जने हो इस बार और ऐड हुए हैं, तुम्हारी तो टाल दीजिए, 200 की टाल दो, 250 की टाल दो, 299 की टाल दो, पर एक की बचा लेना। इसलिए लास्ट यही है कि ईश्वर पे भी हमेशा विश्वास रखना है और अच्छी मेहनत करनी है, और जो घर परिवार, बड़े बूढ़े जो भी हैं, सबके प्रति समर्पण रखना है, क्योंकि अल्टीमेट आपको काम वही आएंगे, है ना। हाँ सर, हो गया, ठीक है। बाकी तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको, डेवलप करी हुई है ना, तो आप भी इन चीज़ों को डेवलप करो। टाइम ही हो गया शायद ना, अब भागो, मैं भाग जाऊँ पहले भी के बाद।